नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉवल स्टोरी एक्सप्लेनर में, जहां हर कहानी आपको एक नई दुनिया की झलक दिखाती है। यहां रोमांच, रोमांस और जादू से भरी कहानियां आपका इंतजार कर रही हैं। स्टोरी शुरू करने से पहले सबसे आग्रह है कि वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन को लेफ्ट स्वाइप करने के बाद आपको हाइप वीडियो नाम का फीचर दिखेगा। तो जल्दी से वीडियो को हाइप पॉइंट्स देकर हमारा सहयोग करें ताकि हम आपके लिए और भी नई नई कहानियां ला सकें। और हाँ, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अध्याय 491। तनु आत्मविश्वास और शक्तिशाली मुस्कान के साथ मंच पर खड़ी थी। ऐसा लगता था कि उसके पास एक प्राकृतिक शक्ति थी जिसके कारण लोग उसे पसंद करते थे और उसके मित्र बनना चाहते थे। शिक्षिका ने हल्के से मुस्कुराते हुए तनु की विदेशी भाषा में अच्छी पकड़ के लिए प्रशंसा की और फिर उसे वापस बैठने को कहा। मेरे दूसरे बच्चे ने यहाँ आते ही अपनी पाठ्य पुस्तकें खरीद लीं और पाठों की तैयारी करने के बाद उसे वे उतनी कठिन नहीं लगीं। कक्षा के बाद किसी ने तनु से संपर्क किया और उसे बास्केटबॉल खेल देखने के लिए आमंत्रित किया। तनु को असल में छिछोरी लड़कियों के साथ रहना पसंद नहीं है। उसका स्वभाव लड़कों जैसा है और उसे लड़कों के साथ खेलना ज़्यादा पसंद है। जब मैं शारीरिक शिक्षा कक्षा में पहुंचा, जो बहुत बड़ी थी, तो मैंने कुछ लड़कों को बास्केटबॉल खेलते देखा। उसके बगल में बैठी लड़की ने जिम का नाम पुकारा और तनु ने उस दिशा में देखा जिस ओर वह देख रही थी। उन्होंने देखा कि उनमें से सबसे अधिक आकर्षक सुंदर लड़का उनकी ओर देख रहा था। जब उसने तनु को देखा तो वह दंग रह गया। तनु ने विनम्रता से सिर हिलाया। देखो, मैं परिसर में घूमने जा रही हूँ। मुझे सच में नहीं लगता कि यह खूबसूरत लड़का दिखने में अच्छा है। शायद मेरी सौंदर्य संबंधी पसंद उनसे अलग है। केवल मेरे पिता और मेरे भाई जैसे लोग ही वास्तव में सुंदर हैं, ठीक है। तनु के जाने के बाद उसने अवी को फ़ोन किया। भाई अवी, क्या कर रहे हो? साथ में शॉपिंग चलोगे क्या? अवी ने उत्तर दिया, मैं कुछ लड़कियों से घिरा हुआ हूँ। आओ और मेरी मदद करो। क्या? हाँ, अवी कई लड़कियों से घिरा हुआ था। क्या उसे ज़बरदस्ती बात करने के लिए कहना ठीक होगा? अवी परिपक्व, स्थिर, सौम्य और सुंदर है, इसलिए वह हमेशा लड़कियों के बीच लोकप्रिय रहा है। उनके स्कूल में बच्चे पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करते हैं। क्योंकि यह एक प्रमुख हाई स्कूल है, इसलिए यहाँ रोमांटिक संबंध बनाना असंभव है और मैं केवल किसी पर ही गुप्त क्रश रख सकती हूँ। तनु ने जब देखा कि अभी स्पष्ट रूप से अधीर हो रहा है, लेकिन फिर भी शांत रहने की कोशिश कर रहा है, तो वह आह भरने से खुद को नहीं रोक सका। भाई, चलो। अभी को मानो कोई रक्षक दिख गया हो। मुझे कुछ काम है, मैं अब जा रहा हूँ। तनु ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, कैसा लग रहा है? अभी ने असहाय भाव से अपना सिर हिलाया। ये बहुत कष्टप्रद है। मैं मन लगाकर पढ़ाई करना चाहता हूँ। तनु हंसी और बोली, तुम हमारी कक्षा में क्यों नहीं आते? हम एक दूसरे का ख्याल रख सकते हैं। दोनों स्कूल के खेल के मैदान पर टहलते हुए बातें कर रहे थे। स्कूलिन स्कूल में आपकी ज़रूरत की हर चीज़ मौजूद है और मेरे दूसरे बच्चे ने कई समूह जैसी गतिविधियों के लिए नामांकन कराया है। ताइक्वांडो, तलवारबाजी, चट्टान चढ़ाई, घुड़सवारी और भी बहुत कुछ। खैर, वह हर दिलचस्प चीज़ को स्वीकार करती है। उसे चुनौतियाँ पसंद हैं। जहाँ तक अभी का सवाल है, उसने जिन पाठ्यक्रमों में दाखिला लिया था, उनमें से अधिकांश व्यावहारिक पाठ्यक्रम थे और वह विभिन्न शोध कर रहा था। दोपहर को कक्षा के बाद भाई बहन कैफेटेरिया में भोजन देखकर अवाक रह गए। उन्हें ये पसंद नहीं। आज खाना खा लो और कल अपना लंच खुद लेकर आना। उधर लक्ष्य वर्मा और लिली घर लौट आए और अपना होमवर्क करने लगे। वे अभी भी कक्षा में बहुत लोकप्रिय हैं और उनके सहपाठी और शिक्षक उनके प्रति गर्मजोशी और मित्रतापूर्ण व्यवहार रखते हैं। बात बस इतनी है कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि शिक्षक कक्षा में क्या कह रहे हैं और यह बहुत गंभीर बात है। अगर समझ में ना आए तो पूछ लेना। सो वे दोनों वाधवा टीचर को ढूंढने के लिए ऑफिस चले गए। खैर, मैं प्रश्न का 1/3 हिस्सा समझ गया। शाम को लक्ष्य वर्मा और लिली अपने होमवर्क में व्यस्त थे। राजेश कपूर खाना बनाते हैं, मीरा शर्मा बच्चों को खाना खिलाती हैं और रिया और विहू अपना होमवर्क करने के लिए अपने कमरे में चले जाते हैं। लक्ष्य वर्मा और लिली भी अपने अपने कमरों में लौट आए। आधे घंटे बाद दोनों का दिल टूट गया। 2 लोगों ने संदेश भेजे। हाय लिली, क्या तुमने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है? नहीं,
ये बहुत मुश्किल है। मैंने अपनी अंग्रेजी लिखना खत्म कर दिया है। और आप? शायद मैंने इसे गलत तरीके से खोला है। मैं पहले अंग्रेजी में लिखूंगा। फिर आधा घंटा बीत गया। हाय लिली, मैंने अपना अंग्रेजी का होमवर्क पूरा कर लिया है। क्या तुमने अपना बाकी होमवर्क पूरा कर लिया है? मुझे परेशान मत करो, मैं सोच रहा हूँ। अगर तुम लिखना खत्म कर दोगे तो मुझे दिखा सकते हो। लक्ष्य वर्मा ने गणित को देखा और वहीं पर भड़कने को तैयार हो गए। मैंने एक एक करके प्रश्नों को हल किया और पाया कि मैं उनमें से बहुत कम प्रश्नों को हल कर पाया। वह इतना चिंतित था कि उसने अपने होमवर्क की तस्वीरें भी खींच लीं और उन्हें ऑनलाइन पोस्ट कर दिया। हे भगवान, ये होमवर्क बहुत कठिन है, ये सचमुच बहुत कठिन है। वह सिर्फ शिकायत करना चाहता था, इसलिए उसने अपना फ़ोन एक तरफ रख दिया और समस्या का समाधान करने में जुट गया। 1 मिनट बीत जाने पर अपनी चिंता दूर करने के लिए अपना फ़ोन देखें। पता चला कि मात्र 1 मिनट के भीतर ही सैकड़ों टिप्पणियां आ गईं। वह चौंक गया और पूछा, क्या हो रहा है? भाई, ये बहुत मुश्किल है। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। चलो कोई और रास्ता निकालते हैं। इसका अर्थ क्या है? मुझे समझ नहीं आ रहा। ऐसा क्यों है? इसका कोई मतलब नहीं है। ये सब क्या है? मैं तो समझ ही नहीं पा रहा हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा। अगला कौन है? मैं सचमुच जवाब जानना चाहता हूँ। हा, मुझे पता है, जवाब जेपीजी है। यह असाइनमेंट इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है? क्या आप लक्ष्य वर्मा हैं? अगर आपको नहीं पता कि ये कैसे करना है तो अपने सहपाठियों से पूछिए, अपने शिक्षकों से पूछिए। हमें भी नहीं पता होगा कि ये कैसे करना है। इसका क्या मतलब है? मैंने हार मान ली है। ये बहुत मुश्किल है। बेहतर होगा कि मैं इसे न लिखूं। मैं वैसे भी यह नहीं कर पाऊंगा। ये समय की बर्बादी है। थोड़ी देर बाद कक्षा में अध्यापक का फ़ोन आया। उन्होंने सीधे पूछना शुरू किया, क्या तुम अपना गृह कार्य नहीं कर पा रहे हो? लक्ष्य वर्मा हैरान था। अरे टीचर, आपको कैसे पता? मैं आपके प्लेटफॉर्म खाते का अनुसरण करता हूँ। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। कौन से प्रश्न आपको नहीं पता? ओह, इनमें से कोई नहीं। टीचर को शायद लगा होगा कि यह अचानक हुआ है। तुम अपने सहपाठियों से क्यों नहीं पूछ लेते? अगर अब भी समझ न आए तो कल मुझसे मिल लेना। अच्छा, इस समय लक्ष्य वर्मा को पता चला कि एक टिप्पणीकार ने पहले ही चरण लिख दिए थे और उन्होंने इस पर बहुत विश्वास किया और उसे ऐड किया। लक्ष्य वर्मा को जो कुछ दिखाई दिया उसकी केवल अस्पष्ट समझ थी तथा वह वास्तविक बात को समझ नहीं पाए। चूंकि उन्होंने इतना कुछ लिखा है तो यही सही उत्तर होना चाहिए। मैं इसे उनके विचारों के अनुसार लिखूंगा। इस समय राजेश कपूर ने उन्हें डिनर पर चलने के लिए कहा। लिली की नाक भान सिकुड़ी हुई थी, लेकिन लक्ष्य वर्मा के पास एक ऑनलाइन दोस्त था जो उसे होमवर्क में मदद कर रहा था, इसलिए सब ठीक था। दोनों कमरे से बाहर निकले तो देखा कि रिया और विहू पहले से ही उनका इंतजार कर रहे थे। क्या आपने अपना कार्य समाप्त कर लिया है? विहू ने फल खा लिया और बोला, मेरे पास अभी भी कुछ बचा है। उन दोनों ने लिखना खत्म कर दिया है। राजेश कपूर बैठ गए और पूछा, क्यों? क्या तुम्हें नहीं पता कि यह कैसे किया जाता है? अगर नहीं तो हमसे पूछ सकते हो। लिली ने अपने होंठ भींच लिए। क्या तुम सबको पता है कि यह कैसे करना है? विहू ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। उसके अंक औसत से ऊपर थे, लेकिन उसे सभी प्रश्नों के उत्तर नहीं पता थे। हालांकि परिवार में 2 शैक्षणिक प्रतिभाएं बची हैं जो सब कुछ जानती हैं। लिली लगभग रो पड़ी। ये होमवर्क असाइनमेंट बहुत कठिन हैं। मैंने इन पर आधा घंटा बिताया और केवल कुछ ही प्रश्न हल कर पाए। लिली वाधवत को ये सोचकर थोड़ी घबराहट हुई कि अभी उन्हें कितना होमवर्क करना बाकी है। लक्ष्य वर्मा ने मन ही मन कहा, मैं भी। इस प्रकार 3 रत्नों ने उनके कार्य का मार्गदर्शन किया। रिया में बहुत धैर्य था, लेकिन फिर भी वे दोनों इसे बर्दाश्त नहीं कर सके। ये शिक्षण विधियों में अंतर के कारण हो सकता है। कुछ चीजें शुरू से ही सिखानी पड़ती हैं। इस बीच राजेश विहू को उसके होमवर्क में मदद कर रहा था। अब तक विहू का प्रदर्शन ठीक है। चूक की जांच करने और अंतराल को भरने के बाद राजेश कपूर पहले से ही विहू की स्थिति जानते थे, इसलिए उन्होंने महसूस किया कि इस पर खुद नज़र रखने की कोई ज़रूरत नहीं है।
कल से तुम अपना होमवर्क खुद ही करोगे। पिताजी अब तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। ठीक है, अगर मुझे कुछ नहीं पता तो मैं पिताजी को बता दूंगी। ठीक है, मैं कुछ फल तोड़ने जाऊंगा। हर रात, चाहे धूप हो या बारिश, राजेश बच्चों को दूध और फल पहुंचाते हैं। और सारा दूध ताज़ा दूध होता है जिसे मंगवाना पड़ता है और पीने से पहले उसे उबालना पड़ता है। मैं कुछ देर तक रसोई में व्यस्त रही, प्रत्येक बच्चे को भोजन देने में व्यस्त रही और अंततः शयन कक्ष में पहुंची। मीरा शर्मा एक पाठ योजना लिख रही हैं और अगले सप्ताह से इस पर काम शुरू करेंगी। ये दंपति के बीच हुई चर्चा और प्रिंसिपल के अनुरोध का परिणाम था। उन्होंने मीरा शर्मा से वादा किया कि 1 या 2 साल बाद वह प्रिंसिपल बन जाएंगी। पुराने प्रिंसिपल अब बूढ़े हो चुके हैं और उनके रिटायर होने का समय आ गया है। उन्होंने नए प्रिंसिपल के लिए सबसे अच्छा उम्मीदवार पहले ही ढूंढ लिया है। चाहे वह उनकी शिक्षण क्षमता हो या उनकी अपनी योग्यता, मीरा शर्मा को प्रिंसिपल बनने में कोई समस्या नहीं है। स्कूल के सभी अध्यापकों को इसकी जानकारी थी, लेकिन उन्होंने इस ओर ध्यान नहीं दिलाया क्योंकि समय सही नहीं था। जहां तक मीरा शर्मा का सवाल है, उन्हें प्रिंसिपल के पद की ज़्यादा परवाह नहीं थी। वह 10 वर्षों से अधिक समय से अध्यापन कर रही हैं और वह शिक्षक बनना पूरी तरह से बंद नहीं कर सकती तथा घर पर जीवन का आनंद ले सकती हैं। उसे यह काम पसंद है और वह इसे जारी रखना चाहती है। आप जो भी करेंगे, मैं आपका समर्थन करूंगा। राजेश कपूर मुस्कुराए और बोले, घर गृहस्थी और बच्चों की चिंता मत करो, उन्हें मुझ पर छोड़ दो। मीरा शर्मा उनकी बाहों में सिमट गईं और बोली, आपकी कड़ी मेहनत के लिए शुक्रिया पतिदेव। आपने इस परिवार के लिए बहुत त्याग किया है। राजेश कपूर मुस्कुराए और बोले, यह मुश्किल नहीं है। देखिए, मीरा शर्मा चश्मा लगाए, बहुत ध्यान लगाकर पाठ योजना लिखती नजर आईं। पत्नी, थोड़ा दूध पी लो और कुछ फल खा लो। धन्यवाद पति। राजेश ने पूछा, क्या विहू खाना खा रहा है? अरे, बस वधवत को बिस्तर पर ले जाओ। राजेश कपूर वाधवत ने देखा कि विहू गहरी नींद में सो रहा था। रात में देर से सिस्टम पुरस्कार जारी करता है। काटना, चूंकि यह मेज़बान का पहली बार किसी बच्चे को ट्यूशन पढ़ाना है, इसलिए मैंने एक पिता के रूप में अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर ली हैं। इनाम, जियाउबन के शेयरों का 5%। खैर, लंबे समय से अनुपस्थित व्यवस्था ने अंततः अपनी बात कह दी है। राजेश कपूर ने सोचा कि सिस्टम के पुरस्कार केवल 4 खजानों पर ही लक्षित हो सकते हैं। अभी तक सिस्टम ने विहू को कोई पुरस्कार नहीं दिया है। विहू का अर्थ है कि यह उसका पहली बार पिता बनना नहीं है, इसलिए इसके लिए कोई पुरस्कार नहीं है। जब बच्चे सो गए, अवि और तनु ने स्कूल की पढ़ाई पूरी कर ली है। वे शिक्षक द्वारा कही गई हर बात को समझ और सीख सकते हैं और यह उनके लिए अपेक्षाकृत सरल है। मेरा अनुमान है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि यह एक कुलीन स्कूल है, लेकिन यहाँ सब कुछ है जिससे छात्रों को घूमने फिरने के लिए पर्याप्त जगह मिलती है। अभी यहाँ कुछ रोचक प्रयोग और आविष्कार कर सकता है। तनु स्कूल में विभिन्न समूहों में खेल सकती है। उदाहरण के लिए, उसने ताइक्वांडो के लिए नामांकन कराया। विदेश आने के बाद वह कुछ नया करने की कोशिश करना चाहती थी, इसलिए उन्होंने हस्तशिल्प को अस्थायी रूप से किनारे रख दिया। जब मैं पहली बार क्लब में पहुंचा तो मैंने सबको प्रभावित कर दिया। नहीं, इतने कमज़ोर एक भी आदमी नहीं है जो लड़ सके। छोड़ो इसे, मैं अब और नहीं खेलना चाहता, यह उबाऊ है। वह बस एक चुनौती चाहती है। बिना मजबूत लोगों के ये सब उबाऊ होगा। तनु ने समय देखा और पाया कि अवि के साथ तय किया गया समय लगभग समाप्त हो गया था, इसलिए उसने अपने कपड़े उठाए और जाने के लिए तैयार हो गया। और मुझे, तनु ने अपने आसपास के लोगों के आश्चर्य भरे चेहरे देखकर अनुमान लगाया कि यह व्यक्ति बहुत शक्तिशाली होगा, लेकिन उसने कहा, आप बहुत सुंदर हैं। वास्तव में ऐसे बहुत कम लोग हैं जिनकी प्रशंसा तनु द्वारा सुंदर के रूप में की जा सके। ये पुरुष सहपाठी स्पष्टतः मिश्रित नस्ल का है और बहुत सुंदर दिखता है, लेकिन अपने पिता और भाई की तुलना में यह अभी भी थोड़ा पीछे है। ताओवादी वस्त्र पहने दूसरे व्यक्ति ने उस व्यक्ति की ओर देखा जो गिरा हुआ था और कहा, तुम बहुत शक्तिशाली हो। तनु ने विनम्रता से कहा, कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ क्यों नहीं खेलते? बस मजाक कर रहा था, वह एक ताइक्वांडो चैंपियन है, ठीक है। हालांकि बाद में उन्होंने इसमें भाग नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कभी भी ढिलाई नहीं बरती और कड़ी मेहनत से अभ्यास जारी रखा।
एक आदमी खड़ा हुआ, अपनी कमर पकड़ते हुए बोला, चार्ली, आगे बढ़ो और इस औरत को गिरा दो। ये सचमुच बहुत घमंडी है। तनु ने अपनी आंखें घुमाईं। क्या बकवास है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वह शक्तिशाली है और वे बहुत कमज़ोर हैं, ठीक है। अगर आप किसी को हरा नहीं सकते तो आप दूसरों पर अहंकारी होने का आरोप लगाते हैं। यह एक समस्या है। चार्ली ने सिर हिलाया, ठीक है, चलो करते हैं। तनु ने अपनी भौहें उठाईं, ठीक है, चलो। 5 मिनट बाद प्रतिद्वंद्वी जमीन पर गिर पड़ा। तनु ने धीरे से अपना पैर वापस खींचा और मंद मंद मुस्कुराते हुए बोली, मुझे जीतने देने के लिए शुक्रिया। ये कहकर उसने अपने कपड़े उठाए, पूरी जगह साफ की और चला गया। अफसोस, ताकतवर लोग कितने अकेले हैं। कोई भी उनसे लड़ने वाला नहीं है। ये बहुत उबाऊ है। जाते समय तनु की घमंडी पीठ को देखकर चार्ली को लगा कि वह प्यार में है। कोई भी औरत मुझे कभी नहीं हरा पाए। वो पहली है। कमाल है। मेरा दिल उस पर कब्जा कर लिया गया है। चार्ली, क्या तुम ठीक हो? चार्ली के चेहरे पर थोड़ी उलझन देखकर भाई ने उसे सांत्वना दी, मैंने अभी अभी देखा, यह महिला ताइक्वांडो चैंपियन है। ये सामान्य बात है कि वह जीत नहीं सकती। चार्ली हैरान था, क्या वह इतनी अद्भुत है? मैं और अधिक उत्साहित हो रहा हूँ। कितनी मजबूत महिला है। दूसरे पक्ष ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, वह स्वर्ण पदक विजेता है, उसका एक भाई रजत पदक विजेता है और उसका एक भाई कांस्य पदक विजेता है। चार्ली ने आश्चर्य से कहा, तुम्हारा क्या मतलब है? तनु ने अवी को उसकी पीठ पर स्कूल बैग लादे देखा, भैया। अवी ने उसका लाल चेहरा और माथे पर पसीना देखा, तुम क्या कर रही थीं? ओह, मैं ताइक्वांडो ग्रुप में सबके साथ मुकाबला करने जा रहा हूँ। क्या तुम घायल हो? भाई, ये पूछकर तुम मुझे नीचा दिखा रहे हो। तुम्हारी बहन कौन है? अजय रानी। अवी ने राहत की सांस ली और कहा, चलो चलें। जब मैं स्कूल से वापस आया तो मेरी चाची ने पहले से ही रात का खाना तैयार कर रखा था। खैर, शायद उन्हें ये पसंद नहीं आया। चूंकि मैंने इसे बनाया है, इसलिए ये उनकी दयालुता है। आंटी, अब से हम अपना खाना खुद बना सकते हैं। आपको हमारे लिए नाश्ता और रात का खाना बनाने की ज़रूरत नहीं है। क्या यह आपके स्वाद के अनुरूप नहीं है? मुझे भी ऐसा ही लगता है। मैं इसे खरीदने जा सकता हूँ। यहाँ कुछ रेस्तरां हैं जो आपको ज़रूर पसंद आएंगे। अवी मुस्कुराया और बोला, कोई ज़रूरत नहीं। वे जो बनाते हैं वह असली नहीं होता। हम इसे खुद बना सकते हैं। आंटी ने इसके बारे में सोचा और फिर जोर नहीं दिया, ठीक है। रात्रि भोजन के बाद दोनों अपना गृह कार्य करने लगे। मुझे अपने बाकी समय का क्या करना चाहिए? इसी समय किसी ने संदेश भेजा, हाय, हेलो, मैं चार्ली बोल रहा हूँ, क्या तुम्हें मैं याद हूँ? तनु को ये सब बोरिंग लगा और उसने पूछा, भाई अवी, क्या तुम फ्री हो? अवी ने पूछा, हाँ, क्या हुआ? पास में ही एक बास्केटबॉल कोर्ट है, क्यों न हम बास्केटबॉल खेलें? अवी को कोई आपत्ति नहीं थी, चलो चलें। घर पर जब उनके पास करने को कुछ नहीं होता था तो वे तीनों कुछ देर अभ्यास करते थे। मैंने आज कुछ भी नहीं किया और मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ कमी रह गई है। जब वे बास्केटबॉल कोर्ट पर पहुंचे तो उन्होंने पाया कि कोर्ट पर लोग कब्जा कर चुके हैं, इसलिए भाई बहन ने वापस जाने की योजना बनाई। अचानक बास्केटबॉल लुढ़क कर तनु के पैरों पर आ गिरा। अरे सुंदरी, गेंद इधर फेंको। तनु ने अपनी भौहें उठाईं और एक ही छलांग में गोली चला दी। वहां मौजूद सभी लड़कों की आंखें चौड़ी हो गईं। अवी ने इसे गंभीरता से नहीं लिया और कहा, चलो कहीं और चलते हैं। अगर वहां भी काम नहीं बना तो हम जिम जा सकते हैं। दरअसल लक्ष्य वर्मा के घर में एक जिम, एक बास्केटबॉल कोर्ट और एक गोल्फ कोर्स है। लक्ष्य वर्मा के माता पिता ने उनसे कहा कि वह इसका उपयोग अपनी इच्छानुसार कर सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे वह घर पर करते हैं, तथा उन्हें इस पर ज़्यादा रोक टोक नहीं करनी चाहिए। भाई बहन ने सोचा कि चूंकि बाहर बास्केटबॉल कोर्ट है, इसलिए वे उसका उपयोग कर सकते हैं। सभी को आश्चर्य हुआ जब भाई बहन ने पास में ही एक जिम ढूंढ लिया और उसकी सदस्यता ले ली। घर पर ही जिम होने के कारण उन्हें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यह उनका पहली बार जिम जाना है। ये काफ़ी बड़ा है और वहाँ मुक्केबाजी का प्रशिक्षक भी मौजूद है। भाई बहन एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। बॉक्सिंग कोच लगभग 1.9 मीटर लंबा और गठीला शरीर वाला था। वह भाई बहन को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लेता था।
अवी मुक्केबाजी का अभ्यास करता था और तनु आत्मरक्षा का, लेकिन दोनों को कुछ न कुछ आता था। अवी ने हेलमेट और मुक्केबाजी के दस्ताने पहन लिए और आक्रामक रुख अपना लिया। तनु ने नीचे से कहा, भाई अवी, मैं वार्म अप करने जा रही हूँ। जब तुम्हारा काम हो जाए तो मुझे फ़ोन कर देना। अवी ने उसकी ओर सिर हिलाकर संकेत दिया कि सब ठीक है। तनु वाधवत ट्रेडमिल पर जॉगिंग कर रही थी और उनके बगल में दौड़ रहा खूबसूरत लड़का बार बार उनकी ओर देख रहा था। तनु ने आंखें मूंद लीं, क्योंकि वह ऐसी निगाहों की आदी थी, और अपने सामने टीवी चालू कर दिया। ओह, यह अभी भी एक खाद्य शो है, छोड़ो, आइए शो देखें। रिंग में अवी को देखकर उसका साथी दंग रह गया। उसे एहसास हुआ कि उसने अपने प्रतिद्वंदी को कम आंका था और वह तुरंत गंभीर हो गया। आधे घंटे बाद अवी का सत्र समाप्त हो गया और कोच बहुत थक गया था। बेटे, तुम अच्छी लड़ाई करते हो, क्या तुमने ये सीख लिया है? अवी ने अपने चेहरे से पसीना पोंछा और कहा, हाँ, मैंने थोड़ा बहुत सीख लिया है। तनु दर्शकों में खड़ी होकर बोली, क्या अब मेरी बारी है? अवी ने कोच से पूछा, क्या आप अभी भी ठीक हैं? कोच को अपमानित महसूस हुआ और उसने कहा, जरूर। इसी समय चार्ली और एक अन्य लड़का जिम में आए। वह लड़की बहुत अच्छी है, न केवल वह सुंदर है, बल्कि वह विदेशी भी है। चार्ली तनु के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं सका, और तभी उसने देखा कि तनु अंगूठी के सामने लेटी हुई है और चेहरे पर मुस्कान लिए कुछ कह रही है। आह, ये वही है, वह मस्त लड़की। चार्ली ने हंसते हुए कहा, वह हमारे स्कूल की एक एक्सचेंज छात्रा है और वह उसका भाई है। उसे तनु और अवी के बीच के रिश्ते का पता चल चुका है। चार्ली जल्दी से पास आया और बोला, हाय, हम फिर मिलेंगे। तनु ने पलटकर कहा, ओह, ये तुम हो? क्या तुमने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है? चार्ली को तब आश्चर्य हुआ जब दूसरे पक्ष ने होमवर्क के बारे में बात शुरू की। वह एक पल के लिए स्तब्ध रह गया और बोला, मेरा काम हो गया। तनु ने इसके बाद कुछ नहीं कहा, लेकिन एक खूबसूरत कलाबाजी करते हुए रिंग में कूद गई और जमीन पर पड़े हेलमेट को उठा लिया। उसने सहजता से अपने दस्ताने पहने और प्रशिक्षक से पूछा, मैंने महिलाओं की आत्मरक्षा की कुछ तकनीकें सीखी हैं और मैं बाद में उनका प्रयोग करूंगी। कोच ने शियाओ जुए को शांत किया और कहा, ठीक है, मुझे इससे कोई परेशानी नहीं है। तनु ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, आपकी कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, तनु ने लात मारकर कोच की छाती पर जोरदार प्रहार किया। तनु को होश आया और उसने जल्दी से माफ़ी मांगी, माफ़ करना, मैंने भी ताइक्वांडो सीखा है। कोच ने अपना सिर हिलाया और कहा कि यह ठीक है और वह ऐसा कर सकता है। चूंकि उन्होंने ऐसा कहा है, इसलिए मैं विनम्र नहीं रहूंगा। उसके पास ताकत, गति और बुद्धिमत्ता है और उसके कोच के पास उसके रास्ते में आने का कोई मौका नहीं है। चार्ली और उसके दोस्त दंग रह गए। वाह, मुझे भी ऐसी ही लड़की चाहिए, कमाल है। चार्ली ने अपने भाई की ओर देखा, जो तुरंत समझ गया, ठीक है, तुम्हारा टी। वाधवती ने कुछ मिनट बाद कहा। तनु थका हुआ था और अपने स्पैरिंग कोच को देखकर मुस्कुराया। आज के लिए बस इतना ही। आपकी कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद। कोच लगभग थक चुका था, उसने खुद को सहारा देते हुए कहा, यह मुश्किल नहीं है। मैं पानी लेने नीचे जा रहा हूँ। भाई और बहन वाधवत को नहाने के लिए ले गए और जब वे चले गए तो चार्ली उनके पीछे चला गया। मैं आपको भेजता हूँ, तनु ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, धन्यवाद। उसके भाइयों को ये बात अविश्वसनीय लगी कि इतने सुंदर लड़के को अस्वीकार कर दिया गया। चार्ली को इसकी उम्मीद थी, मैं जानता था कि वह अन्य लड़कियों से अलग है। अगली सुबह अवी और तनु ने साथ मिलकर नाश्ता बनाया और दोपहर का भोजन भी तैयार किया। जब चाची ने उन्हें जाते हुए देखा तो वह आह भरने से खुद को नहीं रोक सकी, हे भगवान, वे कितने अच्छे हैं। जब लक्ष्य वर्मा के माता पिता को ये बात पता चली तो वे भी भावुक हो गए। उनके पिता ने अनुमान लगाया, क्या ऐसा हो सकता है कि हमारा परिवार आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहा है, इसलिए ऐसा हो रहा है। उसकी मां ने भौहें चढ़ाईं और आत्मग्लानि से भरकर कहा, हम सचमुच गलत थे। हमें उन्हें कुछ जेब खर्च देना चाहिए था और कुछ उपहार खरीदने चाहिए थे। उनके पिता असहाय थे, चूंकि हमने एक बेटे का पालन पोषण किया तो ऐसा लगता है जैसे हमने उसका पालन पोषण ही नहीं किया। हम सब भूल गए हैं कि माता पिता कैसे बने। उसकी मां ने कहा,
आज अपने बेटे को फ़ोन करने के लिए कुछ समय निकालो। कैफेटेरिया में दोपहर का भोजन। भाई बहन के बैठ जाने के बाद अवी ने पूछा, मैं तुम्हारे लिए सूप लाता हूँ। तुम किस तरह का सूप लोगे? तनु मुस्कुराई और बोली, सब ठीक है। मुझे कुछ भी पीना पसंद है, बशर्ते वह अवी भाई ने डाला हो। हाँ, तनु को चापलूसी पसंद है और वह अच्छी बातें कहना पसंद करती है। आज तक इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। भाई बहन एक साथ खाना खा रहे थे और जब उनके आसपास के लोगों को खाने की खुशबू आई तो वे खुद को रोक नहीं पाए और खाने को देखने के लिए वहां आ गए। वाह, ये तो बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। मैं सचमुच इसका स्वाद लेना चाहता हूँ। उनके आसपास के लोगों ने उनके भोजन में बहुत रुचि दिखाई, इसलिए भाई बहन अकेले भोजन करने के लिए एक शांत जगह ही ढूंढ सके। दोपहर को स्कूल के बाद चार्ली उन्हें वहां ले जाने के लिए गाड़ी चला कर गया। एक कुलीन स्कूल होने के कारण छात्रों की पारिवारिक पृष्ठभूमि स्वाभाविक रूप से उत्कृष्ट है। कुछ लोग अपनी कार चलाते हैं, कुछ के पास ड्राइवर होते हैं, कुछ स्कूल बस लेते हैं और कुछ यहाँ आने के लिए आवेदन करते हैं। चार्ली के विचार लगभग उसके चेहरे पर लिखे हुए थे। तनु ने भी इसे नहीं छिपाया और हाथ जोड़कर पूछा, क्या तुम मेरा पीछा कर रहे हो? अपनी पसंद की लड़की के पीछे पड़ जाना बहुत आम बात है। उसे पता ही नहीं होता कि उसने कितने लड़कों को ठुकराया है। इसलिए चार्ली का जवाब मिलने के बाद उसने उसे बहुत निर्णायक रूप से अस्वीकार कर दिया। चार्ली चौंक गया, क्यों? मैं सुंदर हूं और मेरा परिवार अमीर है। तनु दंग रह गई। वह इतना आश्वस्त कैसे हो सकता है? क्या उसका बड़ा भाई सिर्फ सजावट का सामान है? तनु ने पूछा, क्या तुम मेरे बड़े भाई जितने सुंदर हो? चार्ली हिचकिचाया। हर किसी की खूबसूरती की अलग अलग परिभाषा होती है। मुझे लगता है कि वह भी मेरे जितना ही खूबसूरत है। आखिरकार मैं बहुत लोकप्रिय हूँ और हर कोई इसे देख सकता है। तनु ने अपना फ़ोन निकाला और विहू की तस्वीर बनाई। ये कैसी है? चार्ली पूरी तरह से हक्का बक्का रह गया। तभी तनु ने विहू की एक और तस्वीर निकाली। देखो, यह मेरा छोटा भाई है। क्या तुम भी उसके जैसे सुंदर हो? अवी और विहू बिल्कुल अलग तरह के हैंडसम हैं। एक राजकुमार की तरह महान है, दूसरा शूरवीर की तरह धूप और सुंदर है। दोनों इतने सुंदर हैं कि लोग चीखना चाहते हैं। संयोग से चार्ली भी विहू को जानता था और उसका चेहरा थोड़ा दुखी लग रहा था। अंत में रिया ने अपने पिता राजेश की एक तस्वीर निकाली। ये मेरे पिता हैं, इन्हें देखो बेटे। चार्ली तुरंत चौंक गया और उसे विश्वास नहीं हुआ कि उसके सामने खड़ा सुंदर आदमी उसका पिता था। ये लड़की कितनी जवान है। कोई आश्चर्य नहीं कि इसने इतने सुंदर बच्चे को जन्म दिया। तनु ने शांति से कहा, सुंदर होना कोई बड़ी बात नहीं है। क्या मेरे परिवार के सभी लोग तुमसे ज्यादा सुंदर हैं? क्या उनके पास पैसा है? मेरे परिवार के पास भी पैसा है। किसी ने पहले भी उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि खंगाली है और यह निश्चित है कि उनके पास सैकड़ों अरबों की संपत्ति है। चार्ली ने तुरंत पूछा, आपको कौन सा प्रकार पसंद है? तनु ने पलटकर भी नहीं कहा, मैं प्यार में नहीं पड़ना चाहती। मैं मन लगाकर पढ़ाई करना चाहती हूँ और हर दिन तरक्की करना चाहती हूँ। चार्ली, माता पिता की भावनाओं से प्रभावित। वे भावनाओं को, विशेषकर अनुभूतियों को बहुत महत्व देते हैं। इसके अलावा उन्हें प्यार में कोई दिलचस्पी नहीं होती। जिंदगी लंबी है, इसलिए वे भविष्य में इसके बारे में धीरे धीरे बात कर सकते हैं। इसके अलावा परिवार में लड़के और लड़कियां दोनों ही बहुत अच्छे हैं और माँ और पिताजी भी बहुत अच्छे हैं, इसलिए हमेशा तुलना होती रहेगी। जब वे लक्ष्य वर्मा के घर लौटे तो उनके माता पिता ने उन्हें कुछ जेब खर्च दिया। भाई बहन दंग रह गए और तुरंत बोले कि उनके पास पैसे हैं और उन्हें इसकी जरूरत नहीं है। बहानेबाजी के दौर के बाद लक्ष्य वर्मा के माता पिता अवाक रह गए। भाई बहन वादवत अपना होमवर्क करने के लिए अपने कमरे में वापस चले जाते हैं। वे अपने जीवन में आत्मा अनुशासित और अपनी पढ़ाई के प्रति सचेत हैं। लक्ष्य वर्मा के माता पिता एक साथ बैठे और आपस में बातें करने लगे। उसकी माँ ने पूछा, तुम्हें क्या लगता है मेरा बेटा वहाँ रहकर कैसा होगा? क्या उसका व्यवहार बेहतर होगा? उसके पिता ने उसे दिलासा देते हुए कहा, चिंता मत करो, हमें कोई शिकायत नहीं मिली है, जिसका मतलब है कि उसका प्रदर्शन ठीक है। उसकी माँ, मैंने समय देखा और अपने बेटे को वीडियो कॉल किया। ये देखकर कि मेरा बेटा अच्छा दिख रहा है, मैंने जल्दी से उससे पूछा कि क्या उसे इसकी आदत है।
स्थिति क्या है? लक्ष्य वर्मा ने बड़ी खुशी के साथ इसका वर्णन किया। उन्होंने महसूस किया कि अपना होमवर्क करने के अलावा वह वास्तव में बहुत खुश थे। माता पिता, मैं देख सकता हूँ, वह सचमुच बहुत खुश है। लेकिन खुश रहने का क्या फ़ायदा? क्या आपको अपना होमवर्क अच्छे से नहीं करना चाहिए और ज़्यादा पढ़ाई नहीं करनी चाहिए? जब बात पढ़ाई की आती है तो लक्ष्य वर्मा शिकायत करने से खुद को नहीं रोक पाते। पापा, मम्मी, क्या आपको पता है कि यहाँ होमवर्क कितना मुश्किल है? मैं इसे नहीं संभाल सकती। हर दिन मुझे बहुत सारा होमवर्क करना पड़ता है और यह बहुत मुश्किल है। मुझे अपना होमवर्क पूरा करने के लिए देर रात तक जागना पड़ता है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं मानसिक रूप से विक्षिप्त हूँ। मुझे भूगोल या हमारे स्थान का इतिहास भी नहीं पता। अपने बेटे को ऐसा देखकर लक्ष्य वर्मा के माता पिता को वाकई मजाक लगा। जब उनका बेटा इतना दुखी था तो वे इतने खुश कैसे हो सकते थे? उसकी मां ने उसे दिलासा देते हुए कहा, यह सामान्य बात है। हर जगह अलग अलग शिक्षा दी जाती है। उन्होंने राजेश की पारिवारिक स्थिति के बारे में भी पूछा और उम्मीद जताई कि यदि वे आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहे हैं तो उनका बेटा उनकी मदद कर सकता है। लक्ष्य वर्मा की आंखें चौड़ी हो गईं। इतने अमीर? जानते हो इनके कितने बच्चे हैं? शायद इसलिए कि उन्होंने अपने बेटे को इस तरह के अतिरंजित भाव के साथ बहुत कम देखा था। दोनों माता पिता बहुत उत्सुक थे और उन्होंने पूछा, आपके कितने बच्चे हैं? 5, और एक अभी 1 महीने का हुआ है। क्या आपको पता है कि वे कौन हैं? कौन? अपने बेटे का विवरण सुनने के बाद दंपति कुछ देर के लिए चुप हो गए। मैं खुद को रोक नहीं पाया और पूछा, बेटा, अब तुमने क्या सीखा? क्या तुमने घर का काम करना सीख लिया? लक्ष्य वर्मा ने गर्व से कहा, बेशक, अब हम बारी बारी से घर का काम करते हैं और लिली भी यही करती है। उन्होंने बताया, मुझे बिल्ली का मल भी साफ करना पड़ता है, कुत्ते को टहलाना पड़ता है, किराने का सामान खरीदने के लिए उनके साथ सुपरमार्केट जाना पड़ता है और कपड़े धोने पड़ते हैं। उसके माता पिता जश्न मनाते हुए एक दूसरे को गले लगाने लगे। अभी कुछ ही समय हुआ है और इतने बड़े बदलाव हुए हैं। ये वाकई जश्न मनाने का विषय है। इस समय लक्ष्य वर्मा पढ़ाई कर रहे हैं और जल्द ही कक्षा में शामिल होंगे। मेरे पीछे लक्ष्य वर्मा नाम का कोई व्यक्ति था। लक्ष्य वर्मा ने चेहरे पर रहस्यमयी भाव लिए जल्दी से अपने माता पिता को आंख मारी। रिया, मैं आ गया। जल्दी आओ, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। तभी नाजुक नैन नक्श और प्यारी सी शक्ल वाली एक लड़की कैमरे में दिखाई दी। ये मेरे माता पिता हैं। रिया एक पल के लिए स्तब्ध रह गई, फिर हल्के से मुस्कुराई, नमस्ते अंकल और आंटी। फिर वह पलटा और बोला, शिक्षक ने तुम्हें कार्यालय जाने को कहा है क्योंकि तुमने कल रात अपने गृह कार्य में बहुत सारी गलतियां की थीं। लक्ष्य वर्मा की मुस्कान गायब हो गई। माँ पापा, मुझे कुछ और काम है, इसलिए मैं पहले चलता हूँ। जब समय मिलेगा मैं आपको ढूंढ लूंगा। रिया ने हाथ हिलाकर कहा, अलविदा चाचा और चाची। वीडियो कॉल समाप्त होने के बाद लक्ष्य वर्मा के माता पिता भावुक हो गए। मैं सचमुच आशा करता हूं कि विनिमय अवधि बढ़ाई जा सके ताकि मेरे बेटे का वहां समुचित सुधार हो सके। तो लक्ष्य वर्मा के माता पिता ने राजेश कपूर को बुलाया। राजेश ने अभी अभी विहू को मनाना खत्म किया था, जबकि मीरा शर्मा अपने पुराने कपड़े पहन रही थी। उसका वजन कुछ बढ़ गया है, इसलिए जब वह इसे पहनती है तो ये थोड़ा तंग लगता है, लेकिन ये ठीक है। आखिर मुझे बच्चे को दूध पिलाना ही है। इस बेफिक्री भरे समय में अगर मेरा वजन न बढ़े तो अजीब होगा। जब राजेश कपूर ने अपरिचित फोन कॉल देखा तो वह घबरा गया और सोचने लगा कि क्या अवी और तनु को कुछ हो गया है। उन्होंने तुरंत उत्तर दिया, नमस्ते, आप कैसे हैं? मीरा शर्मा ने उसकी असामान्यता को देखा और उसका पीछा किया। ओह, ये लक्ष्य वर्मा के माता पिता हैं। वे हमारे साथ हैं। सब ठीक है, चिंता मत करो। हमारे बच्चे आपको परेशान कर रहे हैं। सच में, उन्हें जो करना है करने दो। नहीं नहीं, वे खुद ही जानते हैं कि इससे कैसे निपटना है। अगर उन्हें किसी मदद की ज़रूरत होगी तो वे आपको बता देंगे। क्या ऐसा है? ठीक है ठीक है। 10 मिनट बाद राजेश ने फ़ोन रख दिया। मीरा शर्मा जल्दी से आई और पूछा, क्या हो रहा है? क्या अवी और तनु को कुछ हो गया है? राजेश कपूर ने सिर हिलाया, नहीं, सब ठीक हैं। लक्ष्य वर्मा के माता पिता ने फ़ोन करके कहा है कि उसके साथ सख्ती बरतें और उसे ज़्यादा घर का काम करने को कहें।
हमें ये भी सीखना होगा कि उसे खाना कैसे बनाना है ताकि वह एक आत्मा अनुशासित व्यक्ति बन सके। मीरा शर्मा। दोपहर। लक्ष्य वर्मा, लिली और रिया वाधवत एक साथ खाना खरीदने के लिए सुपरमार्केट गए। लक्ष्य वर्मा और लिली ने जो कुछ भी देखा उसे खाना चाहा और अंततः उन्होंने ढेर सारे स्नैक्स खरीद लिए। जब मैं घर पहुंचा तो राजेश कपूर बाहर सब्जी के बगीचे में काम करने में व्यस्त थे। बच्चों को देखकर मैंने अपने हाथों से धूल झाड़ दी और खाना बनाने के लिए उठ गई। मैंने एक मछली खरीदी है। मैं इसे कैसे खाऊं? ब्रेज्ड, स्टीम्ड या फिलेटेड मछली? खाने के शौकीन विहू ने तुरंत कहा, ब्रेज्ड। बेशक, मैं अकेले अपने बेटे की बात नहीं सुन सकती थी। तुम दोनों को इस बारे में बात करनी चाहिए। विहू लिविंग रूम में पालने में गहरी नींद में सो रहा था और रैम्बो और मिठू भी बिस्तर के पास सो रहे थे। घर में प्रवेश करने के बाद राजेश ने बच्चों से कहा, अपने कमरों में वापस जाओ और अपना होमवर्क करो। जब खाना तैयार हो जाएगा तो मैं तुम्हें फ़ोन करूंगा। बच्चों के हाथ धोने के बाद विहू ने विहू का हाथ छूना चाहा, लेकिन रिया ने उसे धक्का दे दिया। हल्ला मचाना बंद करो और विहू को अच्छी तरह सोने दो। विहू ने विहू को हाथ हिलाया और रिया कुछ देर तक उसे देखती रही और आह भरने से खुद को रोक नहीं सकी। उनकी बहन दुनिया की सबसे प्यारी चीज़ है, बहुत प्यारी। मीरा शर्मा घर लौट आईं। क्लास का उनका पहला दिन था और वह थोड़ी थकी हुई लग रही थीं। मैंने गर्भावस्था से लेकर प्रसव तक 1 साल की छुट्टी ली थी। आज 2 क्लास अटेंड करने के बाद मैं सचमुच थकी हुई महसूस कर रही हूँ। तुम वापस आ गए। तुम्हारा दिन कैसा रहा? इतना खराब भी नहीं। मीरा शर्मा मुस्कुराते हुए रसोई में आई। बच्चे वापस आ गए। मैं वापस आ गई हूँ। मैं ऊपर अपना होमवर्क कर रही हूँ। विहू लिविंग रूम में है। राजेश कपूर बोल ही रहे थे कि उनके कान हिले। विहू जाग गया है। मीरा शर्मा हैरान थी, मैंने कुछ सुना क्यों नहीं? दंपति वाधवत पालने के पास गए और देखा कि बच्चा वास्तव में जाग रहा था और मीरा शर्मा उसे दूध पिला रही थीं। राजेश कपूर नीचे बैठे और शियाओ बाओ की ओर देखते हुए पूछा, क्या तुम अपनी माँ की आवाज़ सुनकर जाग गए? विहू ने उसे सूंघा और खाना शुरू कर दिया। विहू बहुत ताकतवर है और खूब खाता है। खाते समय उसे हमेशा बहुत पसीना आता है। जन्म के समय वह अन्य शिशुओं की तुलना में बड़ा था तथा 1 महीने के बाद भी वह बढ़ता रहा तथा उसी उम्र के अन्य शिशुओं की तुलना में बहुत बड़ा हो गया। विहू ने आंखें फाड़े राजेश कपूर को देखते हुए शोर मचाते हुए, खाना खाया? तुम उसे खाना खिलाओ, मैं खाना बनाऊंगी। राजेश कपूर ने मोजे पहने हुए विहू के पैरों को चूमा और वाधवत खुद को व्यस्त करने के लिए रसोई में चले गए। मीरा शर्मा ने विहू को प्यार से देखा और धीरे से कहा, धीरे धीरे खाओ। तुम्हारे खाने के लिए कोई तुमसे प्रतिस्पर्धा नहीं कर रहा है। फिलहाल 8 महीने की उम्र तक बच्चों के लिए इसे खाने में कोई समस्या नहीं है। कुछ दूधों में बच्चा जितना अधिक पीता है उसे उतना ही अधिक मिलता है, जबकि अन्य दूधों में बच्चा जितना कम पीता है उसे उतना ही कम मिलता है। मीरा शर्मा के साथ भी यही मामला है। हर बार जब मेरा बच्चा दूध पीता है तो मैं स्पष्ट रूप से बहुत कुछ महसूस कर सकती हूँ। बच्चे को दूध पिलाने और डकार दिलाने के बाद मैंने उसकी पीठ को छुआ तो पाया कि उसे पसीना आ रहा था। मैंने उसके ऊपर एक तौलिया रखा और उसे रसोई में ले गया। चलो चलें और देखें कि पिताजी क्या कर रहे हैं। शिशु के दूध पीने के बाद वह आमतौर पर कुछ देर के लिए जाग जाता है। राजेश कपूर खाना परोस चुके थे। विहू, आओ पापा को खाना बनाते देखो। अब से जो भी खाना होगा पापा ही बनाएंगे, ठीक है? मीरा शर्मा ने अपनी बेटी की ओर से जवाब दिया, वाह, पापा का खाना बहुत स्वादिष्ट है। वे कुछ भी पका सकते हैं। राजेश कपूर ने अपने हाथ पोंछे, बच्चों को फ़ोन करने के लिए अपना मोबाइल फ़ोन निकाला और वाधवत को खाना खाने के लिए नीचे ले गए। रात्रि भोजन बहुत स्वादिष्ट था और लक्ष्य वर्मा और लिली को राजेश द्वारा बनाए गए व्यंजन बहुत पसंद आए। रात के खाने के बाद विहू रैम्बो को टहलने के लिए ले गया। पिछली बार रैम्बो और मिठू वाधवत चेकअप के लिए पालतू जानवरों के अस्पताल गए थे। इंसानी उम्र के हिसाब से तो वे 70 या 80 साल के हो चुके हैं। उनके किसी भी समय चले जाने के लिए तैयार रहें। रिया लक्ष्य वर्मा और लिली को उनके होमवर्क में मदद करती है। राजेश कपूर बच्चे की देखभाल करते हैं और मीरा शर्मा पाठ योजना बनाती हैं। शिशुओं को दूध और उचित मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है।
पुरानी पीढ़ी मानती है कि चून की दूध में पानी होता है, इसलिए बच्चों को पानी पिलाने की जरूरत नहीं है। ये गलत है। राजेश कपूर ने बोतल को उच्च तापमान पर गर्म किया और फिर उसमें गर्म पानी डाला। बच्चे को दूध पीने के लिए मना लेने के बाद उसका डायपर बदलें और उसके नितंब पोंछें। चूंकि यह एक बच्ची है, इसलिए आपको अधिक कोमल होने की आवश्यकता है। दिन बस ऐसे ही बीतते गए। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, आदान प्रदान का समय आ गया। लक्ष्य वर्मा और लिली घर छोड़ने के लिए बहुत अनिच्छुक थे और चाहते थे कि वे हमेशा इसी घर में रह सकें। परिवार ने उनके लिए उपहार तैयार किए तथा उनके माता पिता को भी एक छोटा सा उपहार दिया। लक्ष्य वर्मा जाने को तैयार नहीं थे। क्या मैं भविष्य में कभी आपसे मिलने आ सकता हूँ? राजेश कपूर मुस्कुराए, बेशक, आपका हमेशा स्वागत है। लिली ज्यादा संयमित थी। मुझे सच में अफसोस है कि इस बार मैंने तुम्हें इतनी तकलीफ दी। मेरा महीना बहुत अच्छा बीता। मीरा शर्मा ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, हम भी एक परिवार हैं। इस बार विनिमय छात्र एक साथ अपने देश लौट आए। अगले दिन अवि और तनु सामान से भरे अपने सूटकेस घसीटते हुए घर लौट आए। मीरा शर्मा ने मुस्कुराते हुए पूछा, यहाँ क्या है? जब मैंने उसे खोला तो उसमें खाना, उपयोगी चीजें और कुछ दिलचस्प खिलौने देखे। वैसे भी हर किसी को हिस्सा मिलता है, यहाँ तक कि विहू के पास भी एक प्यारा सा संगीतमय खिलौना है। मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकती कि घर पहुंचकर मुझे कितना सुकून मिलता है। ऐसा नहीं है कि बाहर जिंदगी बुरी है, बस मुझे अपनेपन का एहसास नहीं होता। स्नान करने के बाद बिस्तर पर लेटकर मैं अपने समूह में शामिल हो गया। विहू ने ग्रुप में पहले ही पूछ लिया था, इस बार कैसा रहा? मज़ा आया। तनु, कोई बात नहीं, होमवर्क में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे स्थानीय जलवायु के साथ तालमेल बिठाने और उनका खाना खाने में थोड़ी परेशानी हो रही है। अवि ने कहा, मैं उनके स्कूल की प्रयोगशाला से बहुत प्रभावित हूँ। मैं भी अपने घर पर एक प्रयोगशाला बनाना चाहता हूँ। कल जब मेरे पास समय होगा तो मैं पिताजी से इस बारे में बात करूँगा। तनु, उनके पास सभी प्रकार के समूह हैं, जैसे कॉलेज क्लब। रिया, उपहार के लिए धन्यवाद, मुझे ये बहुत पसंद आया। अवि ने हंसते हुए कहा, नहीं, हमें नहीं पता कि तुम्हें क्या पसंद है। तनु, तुम्हें इसे नापसंद करने की इजाज़त नहीं है। मैं जो भी खरीदती हूँ वो सबसे अच्छा होता है। हा 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 हा। दूसरा पहलू, लक्ष्य वर्मा स्कूल में तेजी से लिख रहे थे और तरह तरह के नोट्स बना रहे थे। हे भगवान, उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका स्तर बढ़ गया हो। ये सवाल उसे बहुत आसान लग रहे थे। एक कक्षा के बाद जब उसे कुछ समझ नहीं आता था तो वह प्रश्न पूछने लगता था और साफ सुथरे नोट्स बनाता था। शिक्षक ने उसकी बहुत प्रशंसा की। लक्ष्य वर्मा बुद्धिमान है, लेकिन वह अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं देता। कैफेटेरिया में लक्ष्य वर्मा चेहरे पर उदासी लिए बेस्वाद कैफेटेरिया खाना खा रहे थे। अगर कोई एक चीज़ है जो मुझे सबसे ज़्यादा याद आती है तो वह है राजेश द्वारा पकाया गया भोजन। वह बहुत स्वादिष्ट होता है। उसका अच्छा भाई आता है। समय के अंतर के कारण लक्ष्य वर्मा सुबह कक्षा में उपस्थित नहीं हो सके। लक्ष्य वर्मा के आसपास कई लोग इकट्ठा हो गए और उनसे बोलने को कहा। बताओ, क्या वह लड़की सचमुच इतनी सुंदर है? क्या आप लोग किसी रिश्ते में हैं? वह ऐसी लड़की है जिसके साथ बहुत से लोग जुड़ना चाहते हैं। संगीत प्रतिभा, अगर आपके पास उसकी कोई तस्वीर है तो कृपया मुझे भेजें। मेरी बहन उसकी प्रशंसक है। लक्ष्य वर्मा अचानक ध्यान का केंद्र बन गए। उन्हें बहुत गर्व महसूस हो रहा था। सेल फोन की तस्वीरें ढूंढें और उन्हें चेतावनी दें। मैं बस आपको ये दिखा रहा हूँ। कृपया इसे लापरवाही से न भेजें। वे बहुत ही शांत और निजी लोग हैं। कपूर परिवार के नन्हे सितारों का ये रूप देखकर हर कोई हैरान रह गया, खासकर क्योंकि उसके आसपास जो लोग चर्चा कर रहे थे वे सभी पुरुष और बच्चे थे। वे सभी रिया की अद्भुत सुंदरता पर आश्चर्यचकित थे। लक्ष्य वर्मा के मोबाइल फोन के कैमरे में कोई ब्यूटी फंक्शन नहीं है, इसलिए रिया का नंगा चेहरा बेहद खूबसूरत है। स्कूल के बाद ड्राइवर लक्ष्य वर्मा को लेने आया सुपरमार्केट की ओर। मैं सुपरमार्केट गया और घर ले जाने के लिए कुछ खाना खरीदा। आंटी ने आज रात का खाना नहीं बनाया, जैसा कि लक्ष्य वर्मा ने उन्हें बताया था। मैंने सोचा कि हम बाहर खाना खाने जा रहे हैं, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि लक्ष्य वर्मा अलग अलग आकार के बैगों में ढेर सारी चीजें लेकर वापस आएगा।
वह रसोई में अनाड़ीपन से व्यस्त हो गया। उन्हें फ़ोन करके कहो कि आज रात सामाजिक कार्यक्रमों में न जाएं और रात के खाने के लिए वापस आ जाएं। लक्ष्य वर्मा ने कढ़ाई में तेल गर्म किया और उसे बेहतरीन तरीके से पकाया। आंटी ने मदद की और लक्ष्य वर्मा से अवी और तनु के बारे में बात की। वे हमारे लिए कुछ विशेष व्यंजन भी बनाते हैं और उनका स्वाद बहुत अच्छा होता है। चाची के लहजे से लगता है कि उन्हें अवी और तनु बहुत पसंद हैं। जब लक्ष्य वर्मा के माता पिता वापस आए तो वे ये देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि उनके बेटे ने उनके लिए बहुत सारा खाना तैयार किया था। आओ इसे चखो और देखो इसका स्वाद कैसा है। लक्ष्य वर्मा ने हॉट पॉट बनाया। चूंकि इसे बनाना आसान था इसलिए उन्होंने खुद इसे बनाने की कोशिश करने का फैसला किया। इसका स्वाद कैसा है? उसकी मां ने एक निवाला खाया और कहा, बुरा नहीं है, थोड़ा तीखा है पर ठीक है। उसके पिता ने कुछ निवाले खाए और कहा, मुझे लगता है इसका स्वाद बहुत अच्छा है, बिल्कुल भी मसालेदार नहीं, ये बहुत स्वादिष्ट है। मैं अपने ग्राहकों के साथ हॉट पॉट खाता था लेकिन वह आपके जैसा स्वादिष्ट नहीं था। आप ये कैसे करते थे? लक्ष्य वर्मा ने हंसते हुए कहा, मैंने इसमें कुछ और मिलाया है, इसलिए इसका स्वाद बहुत अच्छा है। रात के खाने के बाद लक्ष्य वर्मा और उसकी चाची ने मिलकर बर्तन धोए। राजेश के घर पर बिताए समय के दौरान लक्ष्य वर्मा पर सबसे बड़ा प्रभाव ये पड़ा। उनके परिवार में कोई चाची नहीं है। परिवार में 7 लोग हैं और उनके पास बहुत पैसा है, लेकिन उन्होंने अपनी देखभाल के लिए कोई चाची भी नहीं रखी। लक्ष्य वर्मा काफ़ी आश्चर्यचकित थे। बाद में मुझे पता चला कि वे काम संभाल सकते हैं, चाहे उन्हें चाची की ज़रूरत हो या नहीं। उनकी समझ के अनुसार चारों बच्चों ने बहुत छोटी उम्र से ही बर्तन खुद धोने शुरू कर दिए थे, जबकि वे अब बहुत बड़े हो चुके हैं और घर में अभी भी बच्चे हैं। हम हर रोज़ बारी बारी से बर्तन धोते हैं और घर का काम करते हैं। चारों बच्चों के बीच अच्छा रिश्ता है और वे मिलजुल कर घर का काम करते हैं। इससे लक्ष्य वर्मा पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा। उसने बर्तन धोए और अपने माता पिता को ढूंढने निकल पड़ा। जन्म दे रही हो? लक्ष्य वर्मा के माता पिता अपने बेटे के अनुरोध से बेहद आश्चर्यचकित थे। क्या आपने कभी इस पर विचार किया है? लक्ष्य वर्मा ने पूछा। माता पिता ने ईमानदारी से अपना सिर हिलाया और पूछा, क्या तुम्हें भाई या बहन चाहिए? बिल्कुल, पहले मैं ऐसा नहीं सोचता था, लेकिन अब मुझे सचमुच लगता है कि अधिक भाई बहन होना अच्छा है। ये देखकर कि उनके बेटे में वापसी के बाद कितना बदलाव आ गया है, दंपति ने झिझकते हुए कहा, चलो इस बारे में सोचते हैं। लक्ष्य वर्मा ने उन पर कोई दबाव नहीं डाला। आखिरकार उसके माता पिता काम में इतने व्यस्त थे कि वह अपनी स्वार्थी मांगों के कारण उन्हें कुछ ऐसा करने नहीं दे सकता था जो उन्हें पसंद न हो। आप लोग इसके बारे में सोचिए। आप जो भी निर्णय लेंगे मैं उसका समर्थन करूंगा। मैं ऊपर सोने जा रहा हूँ। घर लौटने के बाद अवी प्रयोगशाला के बारे में सोचता रहा। जब से वे भौतिकी और रसायन विज्ञान के संपर्क में आए हैं, उन्हें प्रयोग करना बहुत पसंद है। स्कूल में प्रयोगात्मक कक्षाएं और प्रयोगात्मक कक्षा कक्ष तो हैं, लेकिन वे प्रयोगों में अवी की रुचि को संतुष्ट करने में असमर्थ हैं। इस बार जब वह लक्ष्य वर्मा के स्कूल गया तो अवी को अचानक समझ आ गया, चूंकि स्कूल में ये सुविधाजनक नहीं है तो मैं घर पर ही बना लूँगा। वैसे भी एक खाली कमरा तो है ही। राजेश को कोई आपत्ति नहीं है, वह हमेशा से अपने बच्चों की रुचियों और शौक का समर्थन करते रहे हैं। दरअसल अवी को प्रयोग करना पसंद है और यह 1 या 2 दिन की बात नहीं है। जब राजेश कपूर चावल पकाने वाले कुकर में चूजों को पाल रहे थे, तब अवी को प्रयोग करने में बहुत रुचि हो गई। बाद में उन्हें पौधे और सब्जियां उगाने में सबसे अधिक रुचि हो गई और उनकी अवलोकन डायरियां भी सबसे विस्तृत थीं। अवी की प्रयोगशाला नेगेटिव प्रथम मंजिल पर है। इस प्रयोगशाला को बनाने के लिए राजेश कपूर ने अपने शिक्षक को विशेष रूप से अपने घर बुलाया ताकि वे देख सकें कि उन्हें किन बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। अगला कदम निर्माण और सजावट के लिए श्रमिकों को ढूंढना है। इसमें लगभग 2 से 3 महीने लगेंगे। पलक झपकते ही वह छोटा बच्चा 100 दिन का हो जाता है। बिना किसी पोषण संबंधी तरल पदार्थ के विहू मोटा और स्वस्थ बड़ा हुआ। उनकी ऊंचाई और वजन उनके साथियों से बहुत आगे है। जब विहू 2 महीने का था तब उसने खुद से करवट बदलने की कोशिश की थी। कहते हैं कि बच्चा 3 महीने तक करवटें बदलने के बाद बैठ सकता है।
एक बार 3 महीने का बच्चा रेंगते हुए किसी तरह बैठ गया। राजेश को जियाओ बाओ और वाधवत के बारे में कुछ भी पता नहीं था कि वह बच्चे को सही समय पर देख पाएंगे। उसने देखा कि विहू पालने के पास बैठा हुआ उसे देखकर पलकें झपका रहा है। यद्यपि कुछ शिशुओं का शरीर अच्छा होता है तथा उनमें अपने साथियों की तुलना में अधिक कौशल होते हैं, राजेश कपूर अभी भी खोजबीन नहीं करते हैं तथा बच्चे को बिना किसी हस्तक्षेप के धीरे धीरे स्वयं ही ऐसा करने देते हैं। क्या हमें विहू के 100 दिन के जन्मदिन के लिए एक बड़ा उत्सव मनाना चाहिए? राजेश ने मीरा शर्मा से उसकी राय पूछी। मीरा शर्मा ने राजेश की राय सुनी। अंततः दंपति ने ऐसा न करने का निर्णय लिया। चीनी नववर्ष आने में बस 1 महीने से थोड़ा अधिक समय बचा है, इसलिए उन्हें मुंबई आने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों न आप प्रिया, जतिन कपूर और अन्य लोगों को, जिनके साथ आपके अच्छे संबंध हैं, अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित करें। 100 दिन की फोटो अवश्य ली जानी चाहिए। विहू बहुत ताकतवर है, खाना पसंद करता है, ऊर्जावान है और खेलने के लिए तैयार रहता है। विहू, कैसे कहूँ, उसका स्वभाव बहुत खराब है। ये कुछ ऐसा था जो राजेश के पास पहले नहीं था जब वह 4 बच्चों के साथ था। पूर्णिमा के बाद धीरे धीरे गुस्सा आने लगता है। जब राजेश ने उसे अपनी बाहों में लिया तो वह बिल्कुल भी स्थिर नहीं बैठ सकी, ऐसे हिल रही थी जैसे उसके शरीर पर कांटे चुभ गए हों। पहले तो मुझे लगा कि विहू की तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन जांच में कोई नतीजा नहीं निकला। बाद में मुझे पता चला कि शिशु को गोद में लेकर कभी भी बैठना नहीं चाहिए। एक बार जब वह बैठ जाएगी तो वह आपके लिए गुर्राएगी, अपने पैरों को लात मारेगी और अपने हाथों को हिलाएगी। मैंने उसे उठाया और पाया कि कुछ भी गड़बड़ नहीं थी। मैं बहुत खुश था। इसलिए जब बच्चा जाग जाता है तो अगर मैं उसे गोद में न लूं तो कोई बात नहीं, लेकिन एक बार गोद में लेने के बाद मैं उसे छोड़ नहीं सकती। आप कहते हैं कि आप उसे पकड़ना नहीं चाहते, लेकिन जब डायपर बदलते समय वह आपको छूता है तो आप उसे छोड़ नहीं पाते। मैंने उसे नीचे रख दिया और रोने लगा। राजेश के पास अनुभव है और वह उसे अपनी मनमानी नहीं करने देगा। बाद में उसने रोना बंद कर दिया और गुनगुनाती रही और उसके चेहरे पर बहुत दुख दिखाई दे रहा था, मानो मैं एक बेचारी छोटी सी चीज थी जिसे छोड़ दिया गया था। इससे राजेश कपूर का दिल लगभग टूट गया। विहू अभी बोल नहीं सकता है और वह न केवल आपके सामने दुखी भाव दिखाएगा बल्कि आंसू भी बहाता रहेगा। राजेश उस समय दंग रह गया और उसने सोचा कि सीयू ताओ सचमुच ड्रामा क्वीन है। विहू को लगा कि अगर वह बोल पाता तो वह खड़ा होकर खुद पर आरोप लगा पाता। उसकी अभिव्यक्ति का यही मतलब था। बस यूं ही राजेश कपूर ने समझौता कर लिया। जब तक विहू ऐसा करता रहेगा वो सरेंडर कर देगा। 100 दिन के भोज से पहले परिवार विहू के 100 दिन के जश्न के लिए तस्वीरें लेने की तैयारी में जुट गया। विहू ने सहयोग करने से इनकार कर दिया और जैसे ही उन्होंने उसे कपड़े पहनाए, कर्मचारियों ने उसके छोटे छोटे हाथों और पैरों का इस्तेमाल करते हुए उसे इधर उधर हिलाना शुरू कर दिया, जिसमें काफी मेहनत लगी। सौभाग्य से मेरे माता पिता देख रहे थे, अन्यथा वे सोचते कि मैंने कुछ किया है। कृपया बच्चे को कपड़े पहनाएं। यहाँ एयर कंडीशनिंग तेज है और बहुत गर्मी है। बच्चे के कपड़े बदलने के बाद मैं पोज देने लगी। विहू पहले से ही पलट सकता है। मैंने उसे बिस्तर पर लिटाया और उसने बस वही हरकतें की जो उसने पहले से तय की थी और अगले ही पल पलट गया। स्टाफ बहुत धैर्यवान था और उसने विहू को बार बार पोज दिखाए। तनु आए और पूछा, पिताजी, जब हम छोटे थे तो हम 100 दिन की तस्वीरें लेते थे, क्या हम अच्छे थे? राजेश कपूर ने सिर हिलाया। अच्छा बेटा, ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था, हम कुछ ही समय में शूटिंग पूरी कर लेंगे। इससे भी अधिक। उस समय वे 4 थे और वे बहुत चिंता मुक्त थे, विहू के विपरीत जो अब बहुत परेशान करने वाला है। बाद में मुझे नहीं पता कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि विहू थका हुआ था, लेकिन वह बहुत अधिक अच्छा व्यवहार करने लगा। कर्मचारियों ने उंगलियों पर गिनती की और पाया कि कपड़ों के 8 सेट थे और केवल 3 की ही तस्वीरें ली गई थीं, इसलिए अभी भी 5 सेट बाकी थे। इसलिए मैंने राजेश से बात की और उन्होंने कहा कि बच्चे की स्थिति को देखते हुए हमें दोपहर में शूटिंग करनी पड़ सकती है। राजेश की कोई राय नहीं थी। अभी भी समय है, इसलिए परिवार दोपहर का भोजन करने जा सकता है और फिर वापस आकर फिल्मांकन जारी रख सकता है। विहू अब नींद में है। दूध पीने के बाद विहू मीरा शर्मा की बाहों में सो गया।
अब वह पहले जैसा शरारती नहीं लग रहा था। ठीक है, अब हम क्या खाएंगे? विहू ने आगे की ओर इशारा करते हुए कहा, आगे एक बारबेक्यू स्टॉल है। मेरे सहपाठियों ने कहा कि यह बहुत स्वादिष्ट है। भोजन का समय हो गया है और बहुत सारे लोग खाना खा रहे हैं। फिर से शहर के केंद्र में अपना नंबर हाथ में लेकर लाइन में इंतजार कर रहा हूँ। इसकी संख्या पहले ही 70 हो चुकी है और उनके पास 100 से अधिक हैं। इसमें कितना समय लगेगा? मैं जब ये सोच ही रहा था तभी मैंने देखा कि विहू दरवाजे पर बैठा कूड़ेदान को पलट रहा है। तनु पास आए और पूछा, तुम क्या कर रहे हो? विहू ने बिना ऊपर देखे कहा, मैंने अभी किसी को टिकट फेंकते देखा। देखो अब इसका नंबर क्या है? तनु ने एक नज़र डाली और कहा, नंबर 79। विहू बुदबुदाया, नंबर 79, नंबर 79। समझ गया, ये रहा नंबर 81। उसने तनु को ये दृश्य ऐसे दिखाया जैसे उसने कोई नया महाद्वीप खोज लिया हो। तनु ने उसे थपथपाते हुए कहा, भाई विहू, तुम तो कमाल हो। अब जल्द ही हमारी बारी आएगी। सभी ने चारों खजानों की प्रशंसा की। विहू ने विनम्रता से कहा, ये सब सामान्य ऑपरेशन है, सामान्य ऑपरेशन। परिवार के रेस्टोरेंट में दाखिल होने के बाद राजेश ने विहू को अपनी बाहों में लिया और कहा, तुम लोग जो चाहो ऑर्डर कर सकते हो। मैं बॉस को ढूंढता हूं और देखता हूं कि क्या वह हमारे लिए दूसरी सीट दिलवा सकता है। यहाँ एक यू आकार का सोफा है और जब विहू को नींद आएगी तो वह उस पर कुछ देर लेट सकता है। स्टाफ सदस्य ने एक नज़र डाली और कहा, मैं आपके लिए इसे ढूंढूंगा। वे भाग्यशाली थे क्योंकि वहां एक ग्राहक था जो जाने वाला था, लेकिन वह 2 लोगों के लिए एक कोने में बैठा था। ऐसा क्यों न हो, माँ और मैं एक मेज पर बैठेंगे और तुम चारों दूसरी मेज पर बैठोगे। अच्छा। बच्चों को कोई आपत्ति नहीं हुई और उन्होंने खाना ऑर्डर करना शुरू कर दिया। विहू सबसे ज्यादा सक्रिय था। राजेश कपूर ने अपने बैग से एक छोटा सा कंबल निकाला और विहू को उड़ा दिया। उसने अपनी बनियान भी उतार दी क्योंकि उसे डर था कि कहीं उसे ज्यादा गर्मी न लग जाए। विहू को व्यवस्थित करने के बाद दंपति ने भोजन का ऑर्डर देना शुरू कर दिया। यहाँ के व्यंजन काफी संपूर्ण हैं, वातावरण और स्वच्छता बहुत अच्छी है, कर्मचारी भी बहुत उत्साही हैं और सेवा विचारशील है। थोड़ी देर बाद सारी सामग्री तैयार हो गई। दूसरी ओर चारों खजानों ने खाना शुरू कर दिया है। बारबेक्यू को धीरे धीरे और स्थिरता से ग्रिल करना चाहिए। राजेश कपूर ने मीरा शर्मा से कहा कि जब तक वह वधावत से फल ले आएं, तब तक वे देखते रहें। मैं अभी यह सोच ही रहा था कि रिया कुछ फल और नाश्ता लेकर आ गई। धन्यवाद। मीरा शर्मा हल्के से मुस्कुराई, जाओ खाओ। रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, बस मुझे बता दो कि तुम क्या खाना चाहते हो। अच्छा। रिया हमेशा से ही बहुत अच्छी व्यवहार वाली, समझदार और दूसरों के प्रति विचारशील रही है। आप यहाँ भी बेकिंग कर सकते हैं। मुझे नहीं पता कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सोफा असुविधाजनक था, लेकिन विहू थोड़ी देर बाद जाग गया। कोई मल नहीं है, मूत्र गीला नहीं है और कोई डकार नहीं आ रही है। राजेश ने मीरा शर्मा से बच्चे को पकड़ने को कहा, जबकि वह वधावत से बच्चे के लिए पानी की बोतल लाने को कहा। रिया आए और बोली, माँ, मुझे विहू को पकड़ने दो। मीरा शर्मा ने विहू को उसे दे दिया और फिर रिया को भुना हुआ मांस खिलाया। माँ, आप खा लो। मैं वहाँ पहले ही खा चुका हूँ और लगभग भर गया हूँ। अपने बड़े भाइयों और बहनों के दिलों में रिया ही वह है जिसे सबसे अधिक देखभाल की जरूरत है। इसलिए हर कोई उसका बहुत ख्याल रखता है और जब भी कोई स्वादिष्ट या मज़ेदार चीज़ बनती है तो वे रिया के बारे में सोचते हैं। परिवार में असली छोटी राजकुमारी कौन है? यह अवश्य ही 3 खजाने होंगे। रिया ने विहू को अपनी बाहों में भर लिया और उसे चिढ़ाते हुए कहा, क्या तुम अपनी बहन को देख रहे हो? क्या तुम्हारी बहन सुंदर है? विहू ने रिया को देखकर इतनी प्यारी मुस्कान दी कि लोगों का दिल पिघल गया। जब रिया करीब पहुंची तो उसे विहू के शरीर पर दूध की खुशबू आ रही थी। भविष्य में हमारा छोटा सा खजाना माँ से भी अधिक सुंदर होगा, हमारी दूसरी बहन से भी अधिक सुंदर होगा और हमारी तीसरी बहन से भी अधिक सुंदर होगा। आप हमारे परिवार में सबसे सुंदर होंगी। इस समय अभी आया और बोला, बहन रिया, तुम खा लो। मैं खा चुका हूँ, मुझे तुम्हें पकड़ने दो विहू। रिया ने मुस्कुराते हुए विहू को सौंप दिया, मैंने खाना लगभग खत्म कर लिया है। राजेश कपूर बोतल लेकर आए और रिया ने बोतल ले ली।
मैं आपको पिलाती हूँ मम्मी पापा, आप लोग खाए। राजेश ने पहले मीरा शर्मा को खाना खाने दिया और जब मीरा शर्मा खाना खा चुकी तो उसने विहू को भी खाना खिलाया। खाना खाने के बाद मीरा शर्मा वाधवत अपने बच्चे को दूध पिलाने के लिए नर्सरी में गईं, जहां उनकी मां भी मौजूद थी। बच्चे को दूध पिलाते समय दोनों बातें करते रहे। आपके बच्चे की उम्र कितनी है? लगभग 3 महीने। 3 महीने? बिल्कुल नहीं, यह इतना बड़ा है कि लगता है कि 4 महीने का होगा। मीरा शर्मा ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, जब मैं पैदा हुई थी मेरा वजन 7 पाउंड से ज्यादा था। शायद मैं अपने साथियों से थोड़ी बड़ी दिखती थी। दूसरी मां ने कहा, ओह, और फिर शिशु उत्पादों के बारे में बात की। सभी बच्चे हमारे ही ब्रांड इस्तेमाल करते हैं। हाल के वर्षों में लिन ब्रांड देश के 5 सबसे ज्यादा बिकने वाले बेबी ब्रांड्स में से एक बन गया है। बहुत से लोग जानते हैं कि यह ब्रांड उपयोग में आसान और किफ़ायती है। मुझे नहीं पता कि इसकी कीमत कितनी है। आप दुकान पर जाकर पूछ सकते हैं। तुम्हें नहीं पता? ओह, क्या ये किसी और की तरफ से उपहार था? क्या कोई छूट है? मीरा शर्मा विहू को डकार दिलाने के लिए खड़ी हुई। ये हमारा अपना ब्रांड है, यह आपके इस्तेमाल के लिए मुफ्त है। दूसरी माँ दंग रह गई। उसकी गोद में बच्चा भरा हुआ था और उसने अपना सिर झुका लिया था, खाना खाने से इनकार कर रहा था। विहू की तस्वीरें लेने के बाद मीरा शर्मा ने दरवाजा खोला और वाधवत बाहर आए। राजेश कपूर दरवाजे पर खड़े थे और मीरा शर्मा से बच्चे को ले लिया। खाना चाहोगी? नहीं तो हम चलते हैं। मीरा शर्मा ने सिर हिलाया, अब और नहीं खाना। चलो, विहू की बाकी तस्वीरें लेते हैं। विहू ने खाना खत्म कर लिया है और वह बहुत खुश है। उसने एक देवदूत की पोशाक पहन रखी थी, जिसकी पीठ पर देवदूतों के पंखों का एक जोड़ा था और वह उन्हें देखकर मुस्कुरा रही थी। यह मुस्कान एक नन्हे देवदूत के उतरने जैसी है, जिससे पूरा परिवार इसके प्यार में पड़ जाता है। बच्चा अच्छी तरह से खिलाया गया है और ऊर्जा से भरा है, इसलिए वह बड़े उत्साह के साथ खेलता है। विहू 3 महीने का है और उसका जागने का समय बढ़ता ही जा रहा है। बाकी 4 बच्चे उसे बहुत प्यार करते हैं और जब भी उनके पास काम नहीं होता वे उसकी देखभाल करते हैं। फोटो सत्र पूरा हुआ। 7 बजे के बाद अंधेरा हो गया और वाधवत परिवार घर लौट आया। छोटे से मकान में फर्श पर हीटिंग की व्यवस्था है। घर लौटने के बाद परिवार ने अपने कपड़े उतार दिए, कुछ ने खाना बनाया और कुछ ने अपना होमवर्क किया। विहू गहरी नींद में सो रही थी। राजेश ने उसके कपड़े उतारे और उसे पालने पर लिटा दिया। जब आप देखें कि बच्चा अच्छी तरह सो रहा है तो खाना बनाने चले जाएं। मीरा शर्मा ने अपना पजामा पहना और नीचे आकर कॉफ़ी टेबल के सामने अपना होमवर्क करने लगी, जिसके बगल में पालना रखा हुआ था। इस पालने का उपयोग पहले हमारे 4 बच्चों द्वारा किया गया था। रात का खाना बनाना। बच्चों को भोजन के लिए नीचे बुलाओ। अगले महीने अंतिम परीक्षाएं हैं, इसलिए चारों बच्चों पर ज्यादा दबाव डालने की जरूरत नहीं है। बस सामान्य रूप से प्रदर्शन करें। भोजन के आधे समय बाद विहू जाग गया, अपने छोटे हाथों को हिलाते हुए और आवाज लगाते हुए। तनु ने कुछ और खाया और अपना कटोरा और चॉपस्टिक नीचे रख दिया। मेरा काम हो गया। मीरा शर्मा ने उन्हें याद दिलाया, अपना मुंह पोंछना मत भूलना। मुझे नहीं पता कि पिछली बार वह कौन था, लेकिन उसने अपने चिकने मुंह से विहू के चेहरे को चूमा था और उसका चेहरा बहुत चिकना था। हालांकि राजेश बच्चे के रोते ही उसे गोद में लेने की वकालत नहीं करते, लेकिन विहू के 4 बड़े भाई बहन हैं जब तक वे घर पर रहते हैं। जब भी बच्चा रोता है तो चारों बच्चे उसे देखने आते हैं, उसे गले लगाते हैं और उसे दिलासा देते हैं। विहू इतना प्यारा और नाटकीय क्यों है? इसका आधा हिस्सा चारों खजानों के प्रेम और स्नेह से आता है। जब राजेश ने 4 बच्चों के छुट्टियों पर जाने और उनकी देखभाल के लिए उनकी भागदौड़ के बारे में सोचा तो वह थोड़ा अभिभूत हो गया। तनु विहू का डायपर बदलने, उसकी शरदकालीन पैंट बदलने और उसके नितंब धोने में बहुत कुशल है। बच्चे को गोद में लेकर उसके साथ खेलने से पहले उसे अच्छी तरह साफ कर लें। रिया ने भी खाना खत्म किया, अपना मुंह पोंछा और बोली, थोड़ी देर मुझे पकड़ लेने दो। तनु ने अनिच्छा से विहू को रिया को सौंप दिया। चारों खजानों द्वारा बच्चे की देखभाल करने से राजेश को बहुत सुविधा हुई है, लेकिन इससे बच्चे में कई बुरी आदतें भी विकसित हो गई हैं। उदाहरण के लिए, जैसे ही आप बैठते हैं आपको गुस्सा आ जाता है।
समस्या कहाँ से आती है? ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि चारों खजानों को इसकी आदत है। देखो, रिया तो विहू को गोद में लेकर बैठ गई, लेकिन विहू खुश नहीं था और रोने का नाटक करने लगा। रिया जल्दी से खड़ी हुई और विहू को घर में घुमाने लगी। तनु मुझे पीछे से छेड़ रही है। राजेश कपूर ने आह भरी और ये देखकर कि मीरा शर्मा ने आज बहुत खा लिया है, और खाओ। मीरा शर्मा ने सिर हिलाया, मैं अब और नहीं खा सकती। अब जबकि मेरे पति की खाना पकाने की कला लगातार बेहतर होती जा रही है, तो मुझे बाहर का खाना खाने में कोई रुचि नहीं रह गई है। शाम को जब समय हुआ तो विहू अभी भी खेल रहा था और सोया नहीं था। वह अपनी बड़ी बड़ी काली अंगूर जैसी आंखों में आंसू लिए राजेश कपूर को घूर रही थी और उसका छोटा सा मुंह फूला हुआ था। वह बहुत दुखी दिख रही थी। राजेश ने पालने के पास कहा, पिताजी की तरफ ऐसे मत देखो, पिताजी तुम्हें पकड़ेंगे नहीं। मुझे नहीं पता कि विहू ने मेरी बात समझी या नहीं, लेकिन उसे और भी अधिक अन्याय महसूस हुआ और वह चुपचाप आंसू बहाने लगी। राजेश कपूर ने जब ये देखा तो वह घबरा गए। माता पिता के रूप में हम अपने बच्चों को दुखी नहीं देख सकते। विहू न रोया, न ही कोई शोर मचाया, बस चुपचाप राजेश को रोता हुआ देखता रहा। इस बार भी राजेश कपूर टिक नहीं सके और जल्दी ही हार गए। ठीक है, आप जीत गए। जब राजेश कपूर ने अपना हाथ बढ़ाया तो विहू की आंखों में अभी भी आंसू थे और वह मुस्कुराए। राजेश मीरा शर्मा की ओर मुड़े और बोले, यह अफसोस की बात है कि विहू एक्टर नहीं बन पाया। उसके चेहरे में बदलाव ई बुक से भी तेज हैं। मीरा शर्मा ने राजेश की गोद में बेटी को चिढ़ाते हुए कहा, सच में? क्या विहू भविष्य में एक्टर बनेगा? विहू की पलकों पर अभी भी आंसू थे, लेकिन वह मुस्कुरा रहा था। बच्चों की हंसी बहुत ही सुखदायी होती है, खासकर माता पिता के लिए। विहू, तुम भविष्य में जो चाहो कर सकते हो। माँ और पिताजी हमेशा तुम्हारा साथ देंगे। मीरा शर्मा ने अपनी बात समाप्त करने के बाद विहू का हाथ चूमा। पतिदेव, विहू के नाखून काटने का समय हो गया है। राजेश कपूर ने उसे लिया और देखा, ठीक है, जब तक वह जाग नहीं जाती तब तक इंतजार करते हैं। ये कहा जा सकता है कि विहू में विहू से अधिक ऊर्जा है। पहले महीने में तो मुझे कुछ भी पता नहीं चला, लेकिन दूसरे महीने में ये धीरे धीरे सक्रिय हो गया। तीसरे महीने तक विहू बिना किसी दबाव के करवट ले सकती थी और अपना सिर उठा सकती थी, और वह कुछ देर तक खिलौनों के साथ भी खेल सकती थी। जब वे खेलते खेलते थक जाते हैं तो बड़ों की गोद में सो जाते हैं। अगर मैं अपने बच्चे को पालने में डाल दूं तो वह बेचैन हो जाएगा और काफ़ी देर तक सो नहीं पाएगा। राजेश द्वारा बच्चे को 2 मिनट से अधिक समय तक गोद में रखने के बाद विहू की पलकें झपकने लगीं और वह सो गया। उसने एक हाथ से राजेश का कॉलर पकड़ रखा था और दूसरा अपने चेहरे पर रखा था। उसकी सांसों की आवाज़ें भी उसके मुंह से आ रही थीं। ये देखकर कि मीरा शर्मा अभी भी जाग रही हैं, राजेश कपूर फुसफुसाए, पत्नी इधर आओ। मीरा शर्मा आई और पूछा, क्या हुआ? जब मैं विहू के नाखून काटता हूं तो अपने फ़ोन की टॉर्च जला लो। अच्छा, विहू पालने में लेटा है। मीरा शर्मा रोशनी कर रही है और राजेश बच्चों के नाखून काटने की मशीन पकड़े हुए है। मीरा शर्मा ऐसा नाजुक काम करने की हिम्मत नहीं करती। राजेश ने नया नाखून काटने वाला कट बदला और विहू के प्यारे छोटे पैरों को देखकर वह बहुत प्रभावित हुआ। यह मेरी हथेली जितना भी बड़ा नहीं है और यह बहुत प्यारा दिखता है। प्रिय, इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। विहू ने अपने पैर की उंगलियां हिलाईं और हाथों से हवा में खरोंचने लगा, मानो वह कुछ ढूंढ रहा हो। राजेश कपूर ने झट से उसका छोटा सा खिलौना उसके हाथ में दे दिया। विहू खिलौने को थामे हुए सो गई। उसके चेहरे पर संतुष्टि का भाव था। पलक झपकते ही चारों खजानों को अपनी अंतिम परीक्षा का सामना करना पड़ेगा। राजेश कपूर ने उनके लिए घर पर ही रात का खाना तैयार किया। जब बच्चे घर लौट आए तो राजेश कपूर ने कुछ नहीं पूछा, माँ अभी घर आएंगी। मैं हाथ मुंह धोकर कुछ फल खाना चाहता हूँ। उन्होंने विहू को ध्यान से देखा और पाया कि उसके चेहरे पर थोड़ी गंभीरता थी, जिससे उन्हें अंदाजा हो गया कि उसने परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है। तभी विहू हाथ धोकर आया और बोला, पिताजी, इस बार मैंने परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। राजेश कपूर ने कहा, जब तक आप ध्यानपूर्वक लिखते हैं और प्रश्नों के उत्तर अच्छी तरह देते हैं, तब तक आपके अंक मायने नहीं रखते। विहू स्पष्टतः दुखी था। ऐसा लगता है कि इस बार परीक्षा परिणाम वास्तव में उतने अच्छे नहीं रहे,
यहाँ तक कि आमतौर पर खुश रहने वाले विहू का भी हाल ऐसा हो गया है। राजेश कपूर एक क्षण के लिए हिचकिचाए और पूछा, क्या तुमने परीक्षा में सचमुच बहुत बुरा प्रदर्शन किया? विहू ने दयनीय स्वर में कहा, मैं परीक्षा दे रहा था और अपना नाम लिखना भूल गया। ओह, ये तो सचमुच लापरवाही है। राजेश कपूर ने विहू को दिलासा देते हुए कहा, कोई बात नहीं, शायद टीचर तुम्हारा पेपर पहचान लें। विहू का उत्साह तुरंत बढ़ गया। ओह हाँ, तो मेरा चीनी स्कोर 0 नहीं हो सकता। बढ़िया। विहू को फिर से खुशी खुशी जाते देख राजेश कपूर के दिल में कुछ भी नहीं उतर रहा था, बल्कि उन्हें हंसने का मन कर रहा था। अन्य बच्चों की तुलना में विहू की दिमागी शक्ति वास्तव में उतनी मजबूत नहीं है, लेकिन मोटर कोशिकाएं अच्छी तरह से विकसित हैं। बस इतना ही, जब तक ग्रेड स्वीकार्य हो और रवैया सही हो, बस मन लगाकर पढ़ाई करो। विहू एक सरल दिमाग और अच्छी तरह से विकसित अंगों वाले व्यक्ति का एक विशिष्ट उदाहरण है। एक बार जब हम इस बाधा को पार कर लेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। रात के खाने के बाद मैं अवी और तनु के साथ ताइक्वांडो का अभ्यास करने के लिए प्रशिक्षण कक्ष में चला गया। हम तीनों ने बहुत समय से साथ में अभ्यास नहीं किया था। रिया ने विहू के सो जाने तक इंतजार किया और फिर अपने काम पर लग गया। अवी की प्रयोगशाला का नवीनीकरण किया गया है और प्रयुक्त सभी सामग्रियां सुरक्षित हैं। हालांकि राजेश कपूर अभी भी चिंतित थे और उन्होंने थोड़ी देर बाद इसे खोलकर इस्तेमाल करने का निर्णय लिया। परिणाम 1 सप्ताह में घोषित किए जाएंगे, इसलिए इस बार हमारे परिवार ने सान्या जाने का फैसला किया। पिछली बार जब हम बीजिंग गए थे, मीरा शर्मा गर्भवती थी और यह उनके लिए असुविधाजनक था। इस बार पूरा परिवार एक साथ होना चाहिए। अगले दिन सान्या के लिए उड़ान भरें और समुद्र तट विला में रहें। दोनों लड़के एक कमरा साझा करते हैं, तनु और रिया एक कमरा साझा करते हैं और राजेश कपूर और मीरा शर्मा एक कमरा साझा करते हैं। सान्या में साल भर गर्मी रहती है, इसलिए पूरा परिवार विमान से उतरते ही गर्मियों के कपड़े पहन लेता है। बच्चे स्वयं ही खेलने की व्यवस्था कर सकते हैं। सर्फिंग करो, डाइविंग करो, वाटर पार्क जाओ। जब धूप इतनी तेज नहीं थी, राजेश और मीरा शर्मा विहू को समुद्र तट पर सैर कराने ले गए। राजेश कंधे पर एक बैग लटकाए हुए था जिसमें बच्चे की बोतल, डायपर, विहू के कपड़े आदि थे। उन्होंने विहू को अपनी बाहों में लिया और मीरा शर्मा के साथ समुद्र तट पर टहलते हुए अतीत के बारे में बातें करने लगे। जब हम पहली बार आए तो ऐसा लग रहा था कि चारों बच्चों ने अभी अभी चलना सीखा है और वे लड़खड़ाते हुए आगे की ओर दौड़ रहे थे। मैंने कछुए और केकड़े पकड़ने के लिए एक छोटे फावड़े और एक छोटी बाल्टी का इस्तेमाल किया और मैं बहुत खुश था। अतीत उसके मन में ताज़ा हो गया था। अब विहू उसकी बाहों में लेटा हुआ था, मानो वह अतीत में लौट गया हो। मीरा शर्मा ने अपने जूते उतार दिए, समुद्र तट पर टहलने लगी और बच्चों की तरह हंसने लगीं। ऐसा कहा जाता है कि यदि कोई महिला सही व्यक्ति से शादी करती है तो उसका जीवन खुशहाल हो जाएगा और वह जवान होती जाएगी। राजेश कपूर ने उसे खुशी से देखा, फिर नीचे देखा तो पाया कि उसकी गोद में विहू जाग गया था। विहू ने जम्हाई ली, राजेश कपूर की ओर देखा और कुछ बातें करता हुआ प्रतीत हुआ। राजेश कपूर की बच्चों वाली बात 10वें स्तर की थी। विहू, क्या तुम जाग रहे हो? क्या तुम खाना चाहते हो? विहू, ब्ला ब्ला ब्ला। राजेश कपूर ने कहा, तुम खाना नहीं चाहती? सच में? फिर पापा देखेंगे कि तुम्हें उल्टी या मल तो नहीं आया। विहू ने उसके पैरों को घूरते हुए कहा, खींचो और खींचो। राजेश कपूर ने बैठने के लिए जगह ढूंढी और विहू को मीरा शर्मा को सौंप दिया। वह डायपर बदलने में इतना माहिर था कि वह गीला ही नहीं हुआ। आह बेबी, तुम पेशाब कर रही हो। पापा बदल देंगे और फिर हम खाना खाएंगे। विहू फिर से बड़बड़ा रहा है। राजेश कपूर मनाने में व्यस्त थे, ठीक है, पापा अभी तैयार हो जाएंगे, जरा रुको। ऐसा लग रहा था जैसे विहू सचमुच समझ गया है और उसने बकवास करना बंद कर दिया है। मीरा शर्मा ने विहू को चिढ़ाते हुए कहा, हब्बी, क्या तुम सच में समझ रहे हो कि विहू क्या कह रहा है? राजेश कपूर हल्के से मुस्कुराए, मैं लेवल 10 बेबी स्पीकर हूँ। मीरा शर्मा ने विनम्रता से कहा, मुझे तुम पर विश्वास नहीं है, तुम मुझसे झूठ बोलते हो। राजेश ने पूछा, मैंने तुमसे क्या झूठ बोला? मीरा शर्मा मूर्ख नहीं बनेंगी। राजेश से 10 साल से अधिक समय से विवाहित होने के कारण वह निश्चित रूप से जानती थी कि उसके शब्दों में क्या क्या जाल छिपे हैं।
ये देखकर कि मीरा शर्मा बेवकूफ़ नहीं बन गई, राजेश कपूर ने कुछ नहीं कहा। विहू साफ था, मीरा शर्मा को बच्चे को दूध पिलाने के लिए जगह मिल गई और राजेश कपूर ने उसे रोक दिया। छोटा लड़का खाते समय इधर उधर देख रहा था। चूंकि वह पेड़ की छाया में था, विहू कुछ पत्ते तोड़ने में व्यस्त था। दूध पीने और डकार लेने के बाद बच्चा ऊर्जा से भरपूर हो जाता है और उत्सुकता से चारों ओर देखने लगता है। मेरी नन्ही बच्ची अब 4 महीने की हो गई है। उसे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है जब बड़े उसे सीधा पकड़ते हैं, लेकिन यह उसकी रीढ़ की हड्डी के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए राजेश कपूर ने एक कौशल सीखा और अपनी बाहों का उपयोग करके एक शिशु बैकरेस्ट बनाया ताकि उनका बच्चा आगे का दृश्य देख सके। विहू को हर चीज़ में उत्सुकता रहती है। वह उत्सुकता से इधर उधर देखता है, अपनी पिंडलियों को उत्सुकता से घूरता है। मीरा शर्मा ने विहू के मोजे उतार दिए और उसके छोटे पैरों को रेत पर छूने दिया। सफ़ेद छोटे पैर बारीक रेत पर आगे पीछे हिल रहे थे। विहू ने उत्सुकता से अपने पैरों को देखा। आओ, हमारे छोटे खजाने को सागर का अनुभव करने दो। राजेश कपूर उस जगह आए जहां लहरें थीं, नीचे झुके और विहू के पैर उथले पानी में रख दिए। विहू की आंखें अचानक चौड़ी हो गईं और अविश्वास का भाव प्रकट हुआ। मीरा शर्मा उनकी अभिव्यक्ति से लगभग चकित थीं। राजेश ने विहू का सिर चूमा। कैसा लग रहा है विहू? आराम है न? विहू मुस्कुराया और खिलखिलाया। बच्चों की खुशी अथक होती है और वे 10 मिनट से अधिक समय तक खेलने के बाद भी खेलते रहेंगे। राजेश कपूर को डर था कि बच्ची को सर्दी लग जाएगी, इसलिए उन्होंने उसके पैर पोंछे और कहा, अब तुम नहीं खेल सकती, वरना बीमार हो जाओगी। विहू ने अपने छोटे छोटे पैरों को लात मारी, विरोध करते हुए देखा और फिर से बड़बड़ाने लगा। राजेश ने उसे जवाब दिया, दुखी होने के बारे में मैं कुछ नहीं कर सकता। जब मैं बीमार होता हूँ तो मुझे बहुत कड़वी दवा लेनी पड़ती है और इंजेक्शन लगवाने पड़ते हैं। बोलते हुए उसने विहू की बांह पर ऐसे थपथपाया जैसे टीका लगा रहा हो। विहू ने राजेश कपूर को शून्य भाव से देखा। राजेश कपूर ने अपनी हंसी दबाते हुए कहा, देखा, ये इंजेक्शन है। विहू की आंखें लाल हो गईं, उसका मुंह फड़कने लगा और आंसू बहने लगे। मीरा शर्मा हंसे बिना नहीं रह सकी, तुमने उसे ज़रूर कोई बुरा अनुभव याद दिला दिया होगा। राजेश कपूर का दिल टूट गया और उन्होंने जल्दी से उस छोटे बच्चे को उठाया और उसे दिलासा देते हुए कहा, रो मत, मत रो, पापा ने तुम्हें इंजेक्शन नहीं दिया, वह तो बस दिखा रहे थे, इससे दर्द नहीं होता। विहू का ध्यान भटकाने के लिए राजेश कपूर ने रेत में छिपा एक छोटा केकड़ा उठा लिया। देखो विहू, यह क्या है? निश्चित रूप से बच्चे छोटे जानवरों के प्रति जिज्ञासा से भरे हुए हैं। विहू का ध्यान तुरंत उसकी ओर गया। उसके नन्हे से चेहरे पर अभी भी आंसू थे और उसकी गीली आंखें छोटे केकड़े को उत्सुकता से घूर रही थीं। राजेश कपूर ने उसे फुसलाते हुए कहा, यह एक छोटा सा केकड़ा है, पापा इसे तुम्हारे लिए जमीन में गाड़ देंगे। जैसे ही उसे जमीन पर रखा गया, छोटे केकड़े ने मिट्टी खोदी और छिपने की कोशिश की। राजेश कपूर ने विहू को अपनी बाहों में लिया और समझाया, देखा, यह एक छोटा केकड़ा है जो भागने की कोशिश कर रहा है। मीरा शर्मा नीचे बैठ गईं। 3 सदस्यों वाले परिवार ने छोटे केकड़े को गायब होते देखा। विहू ने अपनी आंखें झपकाईं और चिंतित हो गया, मानो कह रहे हों, केकड़ा कहाँ है, उसका केकड़ा कहाँ है? राजेश कपूर ने उसे समझाया, हो सकता है वह वाधवत कहीं और हो। चलो धीरे धीरे उसे ढूंढते हैं, ठीक है? मीरा शर्मा ने किसी जगह की ओर इशारा करते हुए कहा, क्या ये यही है? चलो इसे खोलकर देखते हैं। ओह, ऐसा लगता है कि यहाँ कोई नहीं है। यहाँ भी कोई नहीं है। राजेश कपूर ने समुद्र की ओर इशारा करते हुए अतिशयोक्तिपूर्ण स्वर में कहा, शायद वह समुद्र में रेंग गया। आह, सागर इतना विशाल है, मैं उसे ढूंढ नहीं पा रहा। अचानक मेरी बाहों में छोटा सा खजाना उत्साहित हो गया। राजेश कपूर ने उसकी निगाह का पीछा किया और रेत से एक केकड़ा निकलता देखा, जो अभी वाले केकड़े से भी बड़ा था। विहू इतना उत्साहित था कि वह अपने पैरों को सहला रहा था, अपने छोटे हाथों को फैला रहा था और कुछ कह रहा था। राजेश ने उस छोटे लड़के को अपनी बाहों में पकड़ रखा है। मीरा शर्मा एक छोटे केकड़े के साथ खेल रही थी, जिससे विहू खिलखिला रहा था। बच्चों के साथ खेलना सबसे अधिक थका देने वाला काम है और ऊर्जा से भरपूर बच्चों के साथ खेलना और भी अधिक थका देने वाला होता है। लगभग 10 मिनट तक खेला गया।
मीरा शर्मा थकी हुई थी, लेकिन विहू अभी भी ऊर्जावान था। जानू, मैं थक गया हूँ, अब और नहीं खेलना चाहता। राजेश कपूर ने इधर उधर देखा और कहा, पहले तुम विहू को पकड़ो। आगे एक छोटा फावड़ा और बाल्टी बिक्री के लिए रखी है। मैं एक सेट खरीद कर केकड़ा ले जाता हूँ। मीरा शर्मा ने विहू को लिया और कहा, ठीक है। थोड़ी देर बाद राजेश कपूर वापस आए और केकड़ों को एक छोटी बाल्टी में डालकर मीरा शर्मा से उसे ले जाने को कहा। रास्ते में विहू का ध्यान हमेशा केकड़ों की ओर आकर्षित होता रहा और वह छोटी बाल्टी को घूरता रहा। छोटा सा बार खिल रहा था और स्टोरफ्रंट का नवीनीकरण किया जा रहा था। वे दोनों बैठ गए और मीरा शर्मा ने एक गिलास ताज़ा जूस मंगवाया। राजेश कपूर ने एक पे का ऑर्डर दिया, वही स्वाद जो वह आमतौर पर पीते थे। बॉस ने कुछ पल उन्हें देखा, फिर फलों के सलाद की एक प्लेट ले आया। चूंकि आप पुराने ग्राहक हैं, इसलिए यह आपके लिए मुफ्त उपहार है। राजेश कपूर आश्चर्यचकित होकर बोले, धन्यवाद। बॉस ने ईर्ष्या से कहा, मैं तुम दोनों से सचमुच बहुत प्रभावित हूँ। अगर मुझे ठीक से याद है तो तुम्हारे 4 बच्चे हैं। राजेश कपूर ने सिर हिलाया। बॉस को विहू की ओर देखते देख वे मुस्कुराए और बोले, ये दूसरा बच्चा है। ये सुनकर बॉस और भी ईर्ष्यालु हो गया। बताओ, इतने सालों में तुम दोनों की उम्र जरा भी नहीं बढ़ी। तुम अपनी खूबसूरती कैसे बनाए रखते हो? राजेश कपूर हल्के से मुस्कुराए, बस अच्छे मूड में रहो और चिंता कम करो। मुझे इस बॉस मीरा शर्मा के बारे में कोई धारणा नहीं है, लेकिन राजेश कपूर के बारे में मेरी कुछ धारणा है। बॉस को राजेश और उसकी पत्नी से ईर्ष्या थी क्योंकि वे इतने उपजाऊ थे, जबकि वह 20 साल से अधिक समय से बच्चे की प्रतीक्षा कर रहा था, लेकिन अभी तक उसे कोई भाग्य नहीं मिला था।